ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं अपन। मतलब कहाँ से आई ममता बनर्जी? बहुत ही फियर्स लेडी है। बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो या पॉलिटिकल लीनिएज वैसा कुछ भी नहीं है। कम्युनिस्ट एज आइडियोलॉजी आप देखेंगे तो बहुत विश्वास करते हैं वायलेंट पॉलिटिक्स। Mrityunjay, first-gen entrepreneur, grassroots leader और best-selling author with a clear mission: politics, education और employment में opportunity और access के बीच की दीवार को तोड़ना। कहीं भी देख लीजिए कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को, आप चाइना में देख लीजिए, रशिया में देख लीजिए, कहीं पॉलिटिकल वायलेंस है इंडिया में तो सिर्फ एक ही जगह पे बंगाल। पश्चिम बंगाल सेम बिहार जैसा पहले था वैसा बन रहा है या सुधर रहा है? बंगाल पूरे देश का एकमात्र स्टेट होगा जो डिक्लाइन कर रहा है। क्या वास्तव में वहाँ के लोग एक्चुअली सुरक्षित हैं सर? जो गवर्नमेंट अभी करंट है तो अब डिपेंड करता है, सी आप सुरक्षा किस चीज को मानते हैं। वहाँ की सरकार क्या चाहती है कि मतलब सब लोग गरीबी में जिए और ऐसे ही ये सरकार चलती रहे कि बस मैं अपना मुकाम हासिल करता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप थोड़ा मैक्रो व्यू पे देख रहे हैं। तो जैसे आजादी के पहले क्या हो रहा था भारत में, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। उस समय जब वो लोग थे ना, उस समय आप उसको क्लियरली नहीं देख पाते। तो बंगाल में आज पॉपुलेशन की भी बात भी करें थोड़ी सी, तो माइनॉरिटी में कौन है? 51 के सेंसस में मुस्लिम्स वहाँ पे करीब 19.5%। 2011 के सेंसस तक ये कहते हैं 27%। पर जैसे केंद्र में तो सरकारी सनातन धर्म की है बोला जाता है, साहब क्यों एक्शन नहीं लेते? जैसे अभी मुंबई के इलेक्शन में हुआ, ये चेंज हुए एकदम से, या वहाँ पे भी चेंज होने के आसार है? वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, फंक्शनल डेमोक्रेसी है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2 साल आप छोड़ दीजिए, उसके पहले तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं और उस रिलेशंस का कारण है बंगाली लैंग्वेज एंड बंगाली कल्चर। जिस प्रकार से वेस्ट में डिवीजन होने के बाद एक तरह से वो दुश्मनी की फीलिंग थी ना, वो इसमें कभी नहीं रही। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लोग अपने आप को भाई भाई मानते रहे हैं। टिल नाउ आई एम सेइंग। अगर अभी सरकार चेंज नहीं होती है, मान लो अगर यही स्थिति रहती है, तो क्या वास्तव में पश्चिम बंगाल को एक अच्छे राज्य के रूप में देखा जा सकता, या हमेशा ऐसा ही देखा जाएगा कि डिक्लाइन ही हो रहा है? द नंबर्स डोंट लाई। वहाँ पे बोल सकते हैं नहीं, जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, नारा देंगे जय भीम जय मीम, व्हिच इज दलित्स एंड मुस्लिम्स को एक साथ आ जाना चाहिए। बट व्हाई, व्हाट इज द रीजन? वैसे सर इंडिया के अंदर सब बात करते हैं कि गायों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए, पर ऐसा बार बार बोला जाता है कि इंडिया बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे आता है। बट जो बॉर्डर पे तस्करी होती है, तो क्या वो पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा तस्करी होती है? काउ स्लॉटर के लॉज देखेंगे इंडिया में, सारे स्टेट्स अपने अपने लॉज बनाते हैं। बीजेपी नेताओं को मार दिया गया है वहाँ पे, पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस है। तो वो आम जनता के बीच में नहीं है। नहीं, वो आम जनता नहीं है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है कभी कौन करेगा? वो जो उनके कैडर है वो करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा है वास्तव में एग्जिस्ट करता है। मृत्युंजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर सेकंड पॉडकास्ट है हमारा। जी। हमारे पहले पॉडकास्ट में बहुत सारी कहानियां सुनी और आपने जो जंगल राज के बारे में बताया वो अविश्वसनीय था, और मतलब जिन लोगों को पता भी नहीं था उन लोगों ने भी वो स्टोरी को शेयर किया कि यार ऐसा हुआ करता था, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, और बहुत लोगों ने रिलेट भी किया। मतलब जो वहाँ से निकले थे, पता उसमें से एक बहुत गजब की बात निकली थी सर। आपने बोला था ना, जैसे नाम चेंज कर देते थे लोग, अभिषेक रंजन, शशि रंजन, तो लोगों ने अपने नाम चेंज कर लिए थे। तो मैं कुछ लोगों से मिला भी उसके बाद, और मुझे लोगों ने बताया वास्तव में यार हमने वास्तव में इस वजह से नाम चेंज किया। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार वास्तव में ये बात हुआ करती थी, और मृत्युंजय सर ने एकदम सटीक बात बोली थी। एक रील भी अपनी बड़ी वायरल हुई, वो चंपा विश्वास वाली सर। आपको लीगल नोटिस तो पक्का आया होगा और आपको थ्रेटेंड तो पक्का किया गया होगा, तो आप डरे नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इनफैक्ट हम लोग पॉडकास्ट में भी उस बात बात कर रहे थे कि जितनी भी चीजें हमने किताब में या तो लिखी या पॉडकास्ट में कही, वो इतनी सच थी। उसमें थोड़ा सा भी लाग लपेट नहीं था, कोई मसाला नहीं। एकदम जो फैक्ट्स रिपोर्ट हुए, या तो एफआईआर्स में थे या प्रोसीडिंग्स में हुए, या बहुत सीरियस न्यूज़पेपर्स ने, मैगजीन्स ने जो रिपोर्ट किया, सिर्फ उतना ही फैक्ट उठाया। उसके अलावा कहानियां तो बहुत बनती है, 1000 कहानियां थी, लेकिन एज अ वेरी सीरियस ऑथर या सीरियस कॉन्वर्सेशनिस्ट हमने चूज किया कि उन ऐसी कहानियों पे नहीं जाएंगे जो विश्वसनीय नहीं है, जिसको प्रूव नहीं किया जा सके। तो इसीलिए जो बाद में नोटिसेस भी आए या जो भी आया, तो उसपे ये हुआ कि उस सामने वाले को भी पता था यार बोल तो सही रहा है, तो कुछ कर नहीं क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो हेंस मुझे लगता है कि वो सामने वाले की भी जो मोरल स्ट्रेंथ होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाई। जैसे मैं कुछ रैंडम बोल दूं, तो उनको लगे यार ये तो बहुत गलत बोल गया, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। अब वो मन में तो जान रहा है कि यार सही तो बोला है, गलत थोड़ी बोला है। मृत्युंजय सर, आज आप पहले तो अपन ने बिहार की बात करी थी अच्छी खासी, और काफ़ी स्टोरी सुनी आपके मुंह से। बट एक राज्य और भी है, वेस्ट बंगाल पे बात करते हैं आज अपन, और चुनाव भी आने वाले हैं। सीरियस मुद्दा है बहुत,
हंसी मजाक तो होती रहेगी, बट आपके मुंह से अगर सुनी जाएगी अगर कहानियाँ, तो और थोड़ा इस पॉडकास्ट में जान आ जाएगी। आज ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं अपन। मतलब कहाँ से आई ममता बनर्जी? बहुत ही फियर्स लेडी हैं। आप मानेंगे कि एक ऐसी लेडी हैं जो बहुत ज़मीन से उठ के आई है। कोई ऐसा बहुत बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो या पॉलिटिकल लीनिएज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई। शुरुआत में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में थी। वन ऑफ द यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरीज बनी बंगाल में कांग्रेस की। राजीव गांधी बहुत मानते थे इनफैक्ट ममता बनर्जी को। इनफैक्ट गांधी परिवार हमेशा उन्हें बहुत मानता रहा। और कई बार बंगाल में बहुत डिफरेंसेस होने के बाद भी वहां के लोकल लीडरशिप में आप देखेंगे कि अ, कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, गांधी जो थे, वो हमेशा ममता बनर्जी को वहां पे इंक्लूड किए रहते थे। तो आप देखेंगे कि 80s के दशक में और विशेषकर 90s के दौर में आप देखेंगे 84 में इनफैक्ट जादवपुर एक सीट होती है कैलकाटा में, शहरी सीट, और उस समय कम्युनिस्टों का रूल था। 84 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कम्युनिस्ट एकदम 77 में सरकार में आए थे और अपने पीक पर थे एक तरीके से। और उनके एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे सोमनाथ चैटर्जी, आप जानते भी होंगे, बाद में स्पीकर ही बने। और जादवपुर को कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। मतलब जादवपुर में कोई कम्युनिस्ट को, जादवपुर यूनिवर्सिटी वही है। आप जितने प्रोटेस्ट देखते रहते हैं इस प्रकार के, जिसमें स्टूडेंट प्लकार्ड और वो सब सब, अब समझ लीजिए दिल्ली में जेएनयू है तो बंगाल में जादवपुर है, एक तरह से वैसे समझ लीजिए। उस जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ममता बनर्जी ने 84 में सोमनाथ चैटर्जी को हराया। राइट, एकदम यंग लेडी एंड एक स्टॉलवर्ड को हराया, तो और न्यूज में आ गई इनफैक्ट। तो आप देखेंगे 80s के एंड में भी 90s में भी वन ऑफ द मोस्ट फियरसेस्ट लेडी लीडर्स कांग्रेस की फेस बन चुकी थी 90 के शुरुआत तक आते आते। इनफैक्ट 92 93 में आप देखेंगे तो एक दो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए। एक रेप केस हुआ था, ज्योति बसु उसमें सीएम हुआ करते थे, और ममता बनर्जी उस विक्टिम के जस्टिस के लिए राइटर्स बिल्डिंग, जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पहुंच गई और एक तरह से वहां प्रोटेस्ट करने लगी और वहीं पर धरने में बैठ गई कि जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा मैं यहां से हटूंगी नहीं। और वो बहुत फेमस हुआ क्योंकि ज्योति बसु ने एक प्रकार से कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी उनका महकमा था उसको, कि आई वांट दिस लेडी आउट इन एनी विच वे। और बहुत धक्का मुक्की हुई, बाल खींचे गए और उनको वहां से एक तरह से खींच के निकाला गया ममता बनर्जी को। और ममता बनर्जी ने ये शपथ लिया कि अब जब भी यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ का मतलब ऑक्यूपेंट बन के आऊंगी, बाहर से प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे अब नहीं, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर कदम नहीं रखूंगी। राइट, बाद में उनका सपना पूरा होता है। 93 में इनफैक्ट आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इसी प्रकार से आंदोलन हुआ। आंदोलन ये था कि ममता बनर्जी और कांग्रेस कहते रहती थी, क्योंकि कम्युनिस्टों का भी अगर आप रूल देखेंगे तो कम्युनिस्ट एज आइडियोलॉजी आप देखेंगे तो बहुत विश्वास करते हैं वायलेंट पॉलिटिक्स में, माई वे और हाईवे, लड़ाई होनी चाहिए मतलब उनको। आप वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को, आप चाइना में देख लीजिए ऑथोरिटेरियनिज्म में, रशिया में देख लीजिए, आप साउथ अमेरिकन कंट्रीज में चले जाइए, इंडिया में आज के डेट पे देख लीजिए, अगर कहीं पॉलिटिकल वायलेंस है इंडिया में तो सिर्फ एक ही जगह पे है, बंगाल पे, एंड विल कम टू दैट। तो 93 में इनफैक्ट और कहा जाता था कि अब पॉलिटिकल वायलेंस, और ज्यादातर वायलेंस क्यों होता है, इलेक्शंस के कारण, इलेक्शंस के दौरान। राइट, तो कांग्रेस का और ममता बनर्जी का एक प्रकार से ये आरोप था कि कम्युनिस्ट जो करते हैं, क्या करते हैं, वो बूथ लूट लेते हैं, वहां पे लोगों को वोट नहीं डालने देते हमारे लोगों को, और दूसरे लोगों से जबरदस्ती कम्युनिस्टों पे वोट डलवा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बोगस वोटिंग को हटाने के लिए सिर्फ वोटर आई कार्ड से वहां पे वोटिंग देनी चाहिए, और कोई आई कार्ड दिस दैट नहीं चलना चाहिए, या बिना आई कार्ड्स के वोटिंग नहीं देनी जानी चाहिए। पहले आई कार्ड्स नहीं चलते थे। और 93 में एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होता है राइटर्स बिल्डिंग के सामने, वहां पे ममता बनर्जी उसको इनफैक्ट लीड कर रही होती, और उस डेमोन्स्ट्रेशन पे गोलियां चलती हैं, कई लोग मारे जाते हैं। राइट, तो इस प्रकार के बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन आप देखेंगे 90s के दौर में कांग्रेस की ओर से, क्योंकि कांग्रेस मेन ऑपोजिशन थी और सीपीएम रूल पे थी। तो कांग्रेस मेन ऑपोजिशन के तौर पर, ममता बनर्जी उसके फेस के तौर पर पश्चिम बंगाल में थी। उसी कांग्रेस में लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी को रियलाइज हुआ कि एज अ पार्टी ये शायद कम्युनिस्टों को उस प्रकार से विरोध नहीं कर पाएगी जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप उनका थोड़ी पर्सनालिटी भी देखेंगे तो यू नो माना जाता है वो थोड़ा सा फिनिकी है, मतलब अभी मन किया तो ये कर देंगे। राइट, जिससे आपने देखा वो रेड्स हुए तो उनके घर पे पहुंच गए, एंड ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स। जनरली यू वुड नॉट सी पॉलिटिशियंस डूइंग दीज थिंग्स। मैं अच्छा है बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस कारण से वो कांग्रेस पार्टी के बड़े स्ट्रक्चर के अंदर, और अब देखेंगे उसी दौरान क्या हो रहा था 90s के दशक में, इंदिरा गांधी जा चुकी थी, राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी थी, और कांग्रेस एक प्रकार से दिशाहीन थी। सोनिया गांधी तब तक पॉलिटिक्स में आई नहीं थी, बीच में सीताराम केसरी थे, और बंगाल यूनिट से हमेशा उनका झगड़ा चलते रहता था। तो कोई टॉप पे भी नहीं था जो उनको कंटेन करके रख पाए।
और इसी में उन्होंने क्या किया, फिर 98 में कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, राइट, बिकॉज खुद की पार्टी बनाना हाँ, 98 में। हाँ, क्योंकि दिस कांग्रेस इज नॉट रियली एन ऑपोजिशन टू सीपीएम, इट इज मोर ऑफ, इसके आधे लीडर्स मिले हुए हैं सीपीएम से, ये लोग मिलके जिताते हैं उन लोगों को। सो 98 में शी फॉर्म्स टीएमसी एंड वेरी इमीडिएटली 99 के इलेक्शंस में ही वो प्रिंसिपल अपोजिशन बन जाती है, क्योंकि लोगों को भी दिखता है कि एक्चुअली कांग्रेस में कोई दम नहीं है नहीं, वैसे बहुत स्टॉलवर्ट लीडर्स बचे नहीं थे कांग्रेस में। तो जो पूरा कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो महकमा होता है ममता बनर्जी के साथ आ जाता है। ममता बनर्जी ऑलरेडी फेस थी ऑपोजिशन की, तो टीएमसी प्रिंसिपल अपोजिशन बन जाती है 99 में सीपीएम का, राइट। बट स्टिल इट वुड टेक अ लॉट ऑफ इयर्स, 12 साल और 13 साल और लगते हैं उनको सत्ता में आने में, राइट। और उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। इनफैक्ट टीएमसी आने के बाद एक्चुअली शी डिड हर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। एक चीज आप देखेंगे कि बहुत फियर्स लेडी हैं, बहुत आवाज उठाएंगी, बहुत प्रोटेस्ट करेंगी, लेकिन फिर भी ना जो कम्युनिस्टों का रूल था बंगाल में, उसमें ऑपोजिशन के तौर पर ममता बनर्जी को लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा सा बंगाली पर्सोना को देखेंगे, सो दे अप्रिशिएट सर्टेन थिंग्स। तो उसमें क्या है, जैसे सादगी है। तो आप जनरली देखेंगे बंगाली पॉलिटिशियंस दे विल बी वेरी ऑस्टियर, उनके कपड़े से लेके पहनावे ओढ़ावे, रहन सहना, बहुत उसमें आपको शो ऑफ नहीं दिखेगा। सिमिलरली थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिज्म, राइट। जितने आप उसके पहले के सीएम्स देखेंगे, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऑल ऑफ देम वेरी इंटेलेक्चुअल क्लास, राइट। उसको भद्र लोग बोलते हैं, जेंटलमैन, राइट। तो वो भद्र लोग वाला जो एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो उनको ममता में नहीं दिखता था। जो बंगाली लोग, उनको लगता था यार ये तो स्ट्रीट फाइटर टाइप से कहीं भी उठ के कहीं चले जाती है, ऑल ऑफ दैट। तो अप अंटिल आई वुड से 2006, राइट, शी वाज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन फेस, लेकिन सीएम के तौर पर कोई उनको नहीं दिखता था। मतलब एक होता है ना कि अब उनसे कम्युनिस्टों से ठीक है थोड़ी नाराजगी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ममता बनर्जी को सीएम बना देंगे। सो दैट काइंड ऑफ स्टांस वेंट टिल 2006, राइट। और उसके बाद, एंड वेलकम टू दैट, उसके बाद सिंगूर होता है, नंदीग्राम मूवमेंट होता है, लाड़गल में मूवमेंट्स होते हैं, और 4-5 साल में एक प्रकार से वो पूरा जो फेस है, या ये वाला जो एक इमेज होता है कि ठीक है विपक्षी नेता के तौर पर ठीक है, लेकिन सीएम के तौर पर ठीक नहीं, वो इमेज चेंज हो जाता है 4-5 सालों में। एंड 2011 शी कम्स इनटू पावर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। बट ये 1979 में एक मैसेकर भी हुआ था, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। आप देखेंगे 1977 में, सो पहली बार कम्युनिस्ट मिलीजुली सरकार के तौर पर 67 में आते हैं, 67 में। आजादी के बाद आप देखेंगे कि करीब 1950 से 67 तक देश के केंद्र में सारे राज्यों में ऑलमोस्ट कांग्रेस की सरकारें होती, राइट। 67 इलेक्शंस पहली बार होता है जब बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार आती है, राइट। बिहार में भी आती है, उत्तर प्रदेश में भी आती है, और बंगाल में भी आती है। लेकिन वो एक मिलीजुली सरकार होती है, उसमें लेफ्ट की जितनी पार्टीज थी, कुछ सेंट्रिस्ट पार्टीज भी थी, बंगाल कांग्रेस एंड सो ऑन। और वो बहुत अनस्टेबल सरकार भी थी। प्लस तब क्या था कि उस समय ना जो आर्टिकल 356 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तो केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया, उसका यूसेज बहुत होता था, राइट। तो 67 में सरकार बनी, 69 ने कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया उसको, केंद्र की सरकार। फिर इलेक्शंस में फिर वो जीत के आए, राइट। फिर 70 में उनको बर्खास्त कर दिया, राइट। एंड देन बाद में फिर कांग्रेस जीत के आ जाती है अंटिल 77, जब इमरजेंसी खत्म होती है, पूरे देश में इलेक्शंस होते हैं, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनती है। तो बंगाल में पहली बार सीपीएम की एक स्टेबल सरकार आती है, राइट। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बनते हैं, और मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत सारे उनके पुराने वादे होते हैं, या एक वर्किंग स्टाइल होता है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक ऑपरेशन बरगा है सबसे पहला, उस पर भी हम आएंगे इनफैक्ट 79 में। लेकिन ये मरे जहां भी मैसेकर में क्या होता है, आप देखिए 47 में जब पार्टीशन हुआ, राइट, तो पार्टीशन का बेसिस क्या था? पार्टीशन का बेसिस था रिलीजन, राइट। वेस्ट में भी और ईस्ट में भी, राइट, तो से कि मुस्लिम्स विल हैव अ सेपरेट नेशन, एंड हिंदूज जो भी है वो इंडिया में रहेंगे। सो इंडिया साइड वी विल बी अ सेकुलर नेशन, बट मुस्लिम साइड वी विल हैव अ सेपरेट नेशन, एंड हेंस वेस्ट में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वेस्ट पाकिस्तान बना, और ईस्ट में जो था मिला के ईस्ट पाकिस्तान बना, बंगाल से कार्व आउट होके। तो बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, जो बंगाल में मुस्लिम्स थे, राइट, कुछ रह गए, बहुत सारे बांग्लादेश की ओर बढ़ चले। जो बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदूज थे, उनको दिखा कि हमें चले जाना चाहिए वेस्ट बंगाल की ओर, तो वेस्ट बंगाल में आ गए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो जब पार्टीशन हुआ तो ये बहुत क्लियर था कि जो भी हिंदूज हैं उनको ट्रांजिशन कर जाना है इस साइड पे, और इधर के जो भी मुस्लिम जाना चाहते हैं वेस्ट पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन ईस्ट साइड में हमेशा कंफ्यूजन बना रहा। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को,
उस दिन तक हमारे बॉर्डर्स डिफाइन नहीं थे, राइट? जो बॉर्डर बाउंड्री कमीशन था, जो रैडक्लिफ का बाउंड्री कमीशन का जजमेंट था, वो 17 अगस्त को आता है। तो आज़ादी के दिन देखेंगे आप, ईस्ट पाकिस्तान में जैसे जो अभी का बांग्लादेश है, उसमें कंफ्यूजन था बॉर्डर एरियाज में कि हम एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान में है कि वेस्ट बंगाल में है, राइट? तो बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे लोग पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हो, बाद में इंडिया में आ गए, और बहुत सारी जगहों पे लोग इंडिया का झंडा फहरा रहे हो, बाद में बांग्लादेश में चले गए, क्योंकि 17 तक वो क्लैरिटी थी ही नहीं कि कौन किस में जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद, राइट, इट विच इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, तो एक अज्यूम कर लिया लोगों ने कि हम तो बांग्लादेश में ही या वेस्ट पाकिस्तान में ही जाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान में ही जाएंगे, तो वहां पे उन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। बाद में जब बाउंड्री कमीशन का रिपोर्ट आया तो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? ऐसे बड़े इंस्टेंसेस है। तो अभी माइग्रेशन के कारण ना एक बहुत बड़ा हिंदू पॉपुलेशन आया इधर, लेकिन क्या हुआ, जो ईस्ट साइड पे डिवीजन हुआ, कि ये जो ट्रिकल डाउन था बहुत धीरे धीरे हो रहा था, बहुत आराम से हो रहा था, क्योंकि एक तो ये क्लैरिटी नहीं थी कि कब तक ये ट्रांजिशन अलाउड रहेगा। तो लोग ना वेट कर रहे थे एक तरह से, कि ऐसा कुछ नहीं कि बाउंड्री क्लोज होने वाली है। बाउंड्री क्लोज है 1950 में जाके, जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, तो आना जाना लोगों का लगा हुआ था। बहुत सारे लोग थे जिनकी घर इधर है, खेती इधर है, रिश्तेदारी इधर उधर है, तो बाउंड्री फ्री मूवमेंट बाउंड्री था। तो एक बार में बल्क में लोग नहीं आए, इट वॉज अ वेरी फिर बीच में दंगे हो गए तो और थोड़े लोग भाग के आ गए, फिर और कुछ इंस्टेंस हुआ तो और कुछ लोग भाग के आ गए, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बना रहा। वेस्ट में जहां रिफ्यूजीज के लिए आप देखेंगे बहुत सारे सेंटर्स एक तरह से तैयार किए गए, आप दिल्ली पंजाब वाले एरियाज में देखेंगे रिफ्यूजीज के सेंटर्स बनाए गए। ईस्ट में ऐसा नहीं हुआ, राइट? ऐसे डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं बनाए गए, बहुत मेकशिफ्ट, एकदम बहुत कम कैपेसिटी के सेंटर्स बनाए गए। तो जितने भी हिंदू रिफ्यूजीज इस साइड पे आए, ज्यादातर बहुत सारे उसमें से दलित कास्ट के भी थे। तो जहां जगह मिला वहां पे वो बसते चले गए, रेलवे लाइंस के लॉन्ग बसते चले गए, कैलकाटा में न्यू टाउन एरिया में उस समय वो डेवलप नहीं होता था, वो वहां पे चले गए, मार्शी लैंड्स पे वहां पे थोड़ा सा घर बना लिया, वहां पे बस गए। फिर 71 में भी ऐसा ही होता है, बांग्लादेश वॉर होता है, राइट? इंडिया सपोर्ट्स दैट इम्प्लिसिटली, और उस समय भी इस वॉर के बाद बहुत सारे हिंदूज इधर शिफ्ट होते हैं। जब तक सीपीएम एक तरह से विपक्ष में थी, ज्योति बसु विपक्ष में थे, तो ये हमेशा उन लोगों को कहते रहते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो तुम्हें हम प्रॉपरली बसाएंगे। जब 71 बार वॉर के बाद ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज, और बहुत स्पेशली उसमें नामशूद्र कम्युनिटीज हैं, दलित कम्युनिटी होता है, वो पार करके, तो गवर्नमेंट को हुआ कि इनको कहाँ बसाया जाए। तो शुरू में बहुत सारे सोचा गया कहाँ बसा सकते हैं, तो फिर उनको बहुत सोच समझ के कहा गया कि आपको हम दंडकारण्य का जंगल है, जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे आप देखेंगे, मध्य प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर पे दंडकारण्य के जंगल बड़े फेमस जंगल है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो जंगल में बसाएंगे इनको। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या कि बस जंगल को थोड़ा बहुत ऐसे साफ कर दिया और थोड़ी जगह बना दी, यहाँ बस जाओ, राइट? तो अब ये कम्युनिटीज को वहां पे जब बसे तो इनको लगा कि एक तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं है, आसपास कोई हैबिटेशंस नहीं है, या 4 घर बसा दिए, 10 किलोमीटर बाद 4 घर बसा दिए, राइट? एज ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट लिव लाइक दैट। एक तो कुछ है भी नहीं फैसिलिटीज, कोई कम्युनिटी नहीं है, और लैंग्वेज भी डिफरेंट है, दे वर बंगालीज। अब दंडकारण्य में उनको बसा रहे हैं, राइट? अंडमान इनफैक्ट कुछ लोगों को भेज दिया गया, राइट? तो इन लोगों ने बहुत दिनों तक वहां पे सरवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे फिर डिजीजेस का बहुत प्रॉब्लम था, रहने की बहुत प्रॉब्लम थी। तो जब कम्युनिस्टों की सरकार आई तो ये लोग वापस गए उनके पास, ज्योति बसु जी के पास, और कहा कि अब तो आप सत्ता में आ गए हैं, तो अब हमें कम से कम बंगाल में बसने की जगह दे दीजिए, राइट? कहा जाता है कि ज्योति बसु ने एक तरह से कह दिया कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन आप लोग कहीं अगर जाके बसेंगे तो मैं विरोध भी नहीं करूंगा, तो आप लोग अपना अपना देख लीजिए, राइट? तो उसी में से कुछ लोग जो होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सुंदरबन का जो डेल्टा है, राइट? तो डेल्टा कैसा होता है, वो थोड़ा सा मार्शी लैंड होता है, राइट? पानी अंदर तक आए हैं, उसमें थोड़े स्ट्रेच ऑफ लैंड है, फिर पानी है, स्ट्रेच ऑफ लैंड है, तो कहीं कहीं वहां पे आप ट्राइबल्स लोग को बसे हुए देखेंगे, बट बहुत हैबिटेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ स्ट्रेच ऑफ लैंड पे आप और वो बहुत ट्रांजिशनरी भी होता है, मूव करते रहता है वो लैंड, राइट? वो मार्स है, क्योंकि वो नदी इतनी धीरे बह रही है, तो कभी वो पानी के अंदर है, कभी वो पानी के बाहर जमीन आ गई, राइट? तो इन लोगों ने वहाँ आइडेंटिफाइड किया, ये मरी झापी जो गांव है 24 परगना में, कि यहाँ पे हम लोग एक प्रकार से कोशिश कर सकते हैं बसने की, राइट? सब दंडकारण्य से आते हैं, वहाँ पे एक हैबिटेशन बसाते हैं, और कुछ ही हफ्ते में एक प्रकार से वहाँ पे वो लोग बस जाते हैं, पूरा एक तरह से हैबिटेशन उनका वहाँ पे बस जाता है, और दिखने लगता है कि हम यहाँ पे रह पाए। गवर्नमेंट को जब भी पता चलता है, राइट, कि दंडकारण्य से आके ये लोग यहाँ मरी झापी में बस चुके हैं, तो फिर उनको लगता है कि काफी बड़ा हैबिटेशन है, और मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग आके यहाँ पे बस जाएंगे, यहाँ पे बसने लायक कंडीशंस बना देंगे, और ये तो बस चुके हैं।
तो शुरू में उनको फिर पहले कोशिश करते हैं हटाने की कि मतलब यू कैन नॉट सेटल हियर, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब वो भी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है टू गो एनीवेयर, आप या तो हमें कहीं अलॉट करवाइए। और ये थोड़ा टसल चलता रहता है। फिर कहा जाता है, इसमें बहुत सारे वर्जन्स है, कि सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ का जो पीने का पानी होता है उसको पॉइजन कर देती है जानबूझ के। जानबूझ के, राइट, कि कम से कम लोग वहाँ से मूव कर जाए। उससे भी लोग मूव नहीं करते हैं तो फिर उसका इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर देती है कि टापू की तरह था, तो आप अगर उससे बाहर नहीं जा पाएंगे कोई सामान लाने, कुछ खरीदने, कुछ काम करने, तो ऑफकोर्स आप फिर गिवन कर देंगे, सरेंडर करके बोलेंगे हम जा रहे हैं। इकोनॉमिक ब्लॉकेड करती है वहाँ पे। इकोनॉमिक ब्लॉकेड में बाहर से अनाज आ रहा होता है, उसको नहीं जाने देती है, उसमें कई लोग मर जाते हैं। फिर नदी नदी के रास्ते क्या होता है, कई लोग जो इसमें बसे होते हैं नदी के रास्ते क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उन पे गोलियां चलती हैं, कई लोग इसमें मारे जाते हैं और इसको मरीजापी मैसेकर बोलते हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट से कि सिर्फ 2 लोग मरते हैं। गवर्नमेंट का डेटा तो गवर्नमेंट का डेटा है सर। अगेन इसके नंबर्स बहुत वेरिड हैं, सैकड़ों में भी बोले जाते हैं कि ये लोग मारे जाते हैं, राइट। एंड ये एक तरह से मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लॉट है हमारे ऊपर, कि एक ऐसी कम्युनिटी को जिसको हमने दिलासा दिया कि आप जब भी आएंगे देश में, आपको रहने के लिए सम्मान और एक स्थान मिलेगा, वो जब कोशिश भी करती है एक जगह पे बसने की, तो हम उसको बसने नहीं देते इनफैक्ट, राइट। तो इस कारण से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्लॉट एंड कम्युनिस्ट टू डिल्स दे फील कि मरी झापी मैसेकर एक तरह से बहुत बड़ा काला धब्बा है उनके इस पे। आज आप कैसे देखते हो पश्चिम बंगाल को सर? मतलब आज की स्थिति क्या है? मतलब क्या पश्चिम बंगाल सेम बिहार जैसा पहले था वैसा बन रहा है या सुधर रहा है? सो पश्चिम बंगाल बड़ा ट्रिकी है। अगर बिहार आप देखेंगे तो बिहार एटलीस्ट ग्रो कर रहा है। उसके स्पीड से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ग्रोथ से हमें प्रॉब्लम, मतलब कर ग्रोथ रहा की है? स्पीड से प्रॉब्लम कर हो रहा सकती है? है, कर रहा है, राइट। या बोल सकते हैं जितना ग्रो करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, और इंडस्ट्रीज लगने चाहिए, ये बोल सकते हैं। बट एटलीस्ट इट इज नॉट डी ग्रोइंग, डिक्लाइन नहीं कर रहा है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे बंगाल शायद पूरे देश का एकमात्र स्टेट होगा जो डिक्लाइन कर रहा है, और आज नहीं, मतलब एकमात्र स्टेट। हाँ। सो और मैं ऐसे डिक्लाइन नंबर्स वाइज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जीडीपी तो ग्रोथ कुछ ना कुछ होगा ही ग्रोइंग इकोनॉमी में। बट अगर आप लॉन्गर टर्म हिस्ट्री देखेंगे एंड डेटा से सो, जैसे आप 1950 पे जाइए, राइट, हम जब आजाद हुए रिपब्लिक बन गए 1950 में, इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का करीब करीब 3/4 सिर्फ 3 प्रोविंसेस से आता था, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे। बॉम्बे सबसे बड़ा इसमें था, बॉम्बे करीब 33% था। लेकिन बॉम्बे में क्या था, बॉम्बे में गुजरात भी शामिल था, गुजरात बाद में वाला को, और कैलकाटा 27% पे था इंडस्ट्रियल आउटपुट का। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप कैलकाटा मतलब वेस्ट बंगाल एज अ प्रोविंस इंडिया का सबसे हाईएस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट का स्टेट था आजादी के समय, हमारा सबसे हाईएस्ट। नॉट बंगाल, नॉट गुजरात, नॉट मद्रास, नोवेयर। आज उस 27% से देखेंगे तो आज का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है बंगाल का, पूरे देश का, वो 4% से भी कम है, राइट। सो इतना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस है। इसी प्रकार से आप किसी भी डेटा को उठा लीजिए, पर कैपिटा इनकम को उठा लीजिए, जब हम आजाद हुए 50-51 की बात होगी, या मुझे लगता है 61 सेंसस की बात होगी, बंगाल का पर कैपिटा इनकम देश के पर कैपिटा इनकम से 27% ज्यादा था। और देश का अगर 100 रुपए है तो बंगाल का 127 रुपए होगा पर कैपिटा इनकम। आज देखेंगे आप, वो 16 रुपए देश से कम है। देश का 100 रुपए है तो उसका 84 रुपए है। वहाँ पर क्या वास्तव में वहाँ के लोग एक्चुअली सुरक्षित हैं सर? मतलब जैसे मैं तो बहुत लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, आते हैं लोग मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो बोलते हैं हाँ सब सेट है, कोई बोलना नहीं चाहता है, पर आप खुल के बोल रहे हो। तो क्या वहाँ के बंगाल के लोग एक्चुअली में सुरक्षित है जो गवर्नमेंट अभी करंट है? तो अब डिपेंड करता है, सी आप सुरक्षा किस चीज को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इकोनॉमिक सुरक्षा बोलेंगे तो डेटा डज नॉट से सो, राइट। आप जॉब्स वाइज अगर बोलेंगे, वो भी एक सुरक्षा है ना, जॉब होना एक सुरक्षा है। एक बहुत अच्छा सर्वे आता है, आसूस का सर्वे आता है, एनुअल सर्वे ऑफ अनरजिस्टर्ड या अनइनकॉर्पोरेटेड सोसाइटीज या कंपनीज, राइट। वो सर्वे बोलती है कि 2016 से 22, राइट, हम कम्युनिस्टों के रूल में भी नहीं जा रहे, लेटेस्ट रूल में जा रहे हैं, ममता बनर्जी का जो 2016 से 22 में महाराष्ट्र में 24 लाख नए जॉब्स उत्पन्न हुए, जो ये अनस्ट्रक्चर्ड छोटी कंपनीज होती हैं, उसमें इनफॉर्मल जॉब्स जो होते हैं, 24 लाख इन 7 सालों में। बंगाल में इन्हीं 7 सालों में 30 लाख जॉब लॉस्ट हुए। 24 लाख जॉब जनरेट हुए महाराष्ट्र में और बंगाल में 30 लाख लॉस्ट हुए। एंड दिस इज डेटा, राइट। उसी सर्वे के इनफैक्ट और एक साल का इंटरेस्टिंग बड़ा डेटा वो बोलता है कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 और रिसेंट है,
राइट। उसने कहा कि ये जो पूरा अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर जो है इंडिया का, इसमें करीब 1 करोड़ 17 लाख नौकरियां निकली है, इनफॉर्मल्स, राइट। तो उसमें बंगाल का भाई शेयर कितना है, तो बंगाल का शेयर बोलते हैं ऑलमोस्ट जीरो है। नो जॉब्स क्रिएटेड इन बंगाल ड्यूरिंग दैट 1 ईयर पीरियड। ये छोटी वाली कंपनीज की सिर्फ बात करें, बड़ी कंपनीज को तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो ऐसे भी नहीं जाती हो। तो वहाँ पे एक कंपनी जो वो सिंगूर फैक्ट्री की बात भी करते हैं, तो टाटा वहाँ से छोड़ के चले गए थे, लगने वाली थी सिंगूर फैक्ट्री, बट वहाँ पे लोग जा नहीं रहे अपना बिजनेस सेटअप करने। इंडस्ट्रीज क्या होता है कि एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट चाहते हैं ऑपरेट करने के लिए, राइट। प्रॉफिट तो ठीक है, 2 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री शांति से चल जाए, वहाँ के लोग सुरक्षित हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। कोई फैक्ट्री लगाता है तो ये नहीं सोचता कि 5 साल में क्या होगा, वो 20 साल 30 साल का कम से कम व्यू लेता है, राइट। उसमें वो कैपिटल गेन करने की सोचता है। बंगाल में क्या है देखिए आप, एक तो आज़ादी के बाद ही, शुरुआत में तो ठीक है, ऐसा कोई कम्युनिस्ट रूल था नहीं, तो बहुत इन डेप्थ, बहुत मिनरल रिच स्टेट रहा है बंगाल। कोयला वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल है, आयरन ओर है। अगर आप देखेंगे तो कोल की जो सबसे पहले इंडिया में खोज हुई थी 18th सेंचुरी लेटर में, वो रानीगंज में हुई थी, जो आसनसोल वाले एरिया, दामोदर वैली उसको बोलते हैं, राइट। तो उतना पुराना वहाँ पे कोल माइनिंग का इतिहास रहा है। जो आसनसोल दुर्गापुर रीजन है, वहाँ पे कोल माइनिंग, आयरन स्टील, ये सब काफी है। तो जब हम आजाद भी हुए, और जैसे मैंने डेटा दिया, करीब 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट बंगाल का था। एक तो उसका रीजन था सबसे बड़ा कि जूट इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग थी वहां पे, राइट। और दूसरा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। जूट में सबसे पहले आघात क्या पहुंचा कि जैसी डिवीजन हुआ, तो आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक बहुत इंटीग्रेटेड रीजन था, जिसमें ज्यादातर फैक्ट्रीज जो जूट की थी, मिल्स जो थी, वो वेस्ट बंगाल की साइड थी, और जो जूट प्रोड्यूस होता था वो ईस्ट बंगाल में होता था, विच इज बांग्लादेश। तो जैसी डिवीजन हुआ, तो सप्लाईज खत्म हो गया, राइट। शुरुआत में तो ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट था, थोड़ा बहुत सप्लाई चलता, लेकिन बाद में एक तरह से बंद हो गया। उसको कॉम्पनसेट किया गया, जूट वूट प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, बट उस बियॉन्ड कॉम्पनसेट नहीं हो पाया जैसा पहले था। तो एक फ्लरिशिंग जूट इंडस्ट्री में बहुत दिक्कत आया। दूसरा, 1952 में, इनफैक्ट बिहार में भी हमने इस पर बात करी थी, गवर्नमेंट ने कहा कि पूरे देश में एक समान इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। कलकत्ता तो ऑलरेडी बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो उन्होंने कहा कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाएंगे, राइट। कि मिनरल्स कहीं भी हो, उनको देश के हर कोने में हम सेम दाम पे उपलब्ध कराएंगे, और गवर्नमेंट उसका प्राइस सब्सिडाइज करेगी ट्रांसपोर्टेशन का। तो कोयला या आयरन ओर जो बंगाल में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अगर चेन्नई भेजा जा रहा है, महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, तो उसी दाम में वहां पे उपलब्ध होगा। तो वहां पे जो कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए था नए इंडस्ट्रीज को, नहीं मिल पाया, राइट। दूसरा, उस समय कोई भी नई इंडस्ट्री खोलने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंसेस देती थी। मतलब आपको अगर मन करेगा तो फैक्ट्री यहां नहीं लगा सकते आज, यू हैव टू टेक लाइसेंस एंड परमिट लेना पड़ेगा। परमिट क्या, कि आप कितना प्रोड्यूस करेंगे। तो 10 टन प्रोड्यूस करना है तो 10 टन का परमिट मिलेगा, 12 नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ऐसा नहीं कि मन किया कि ओवर टाइम करा के 12 प्रोड्यूस कर दे। तो गवर्नमेंट लाइसेंसेस भी ना उसी प्रकार से देने लगी, ये देख के कि किन रीजन को ज्यादा लाइसेंसेस देना चाहिए। तो जो अंडर इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है, उसको थोड़ा ज्यादा लाइसेंसेस दो। और क्योंकि ऑब्वियस था, इसमें कोई बहुत गलत नहीं दिखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ कि कैलकाटा जो एक मिनरल रिच एरिया था, जो ऑलरेडी बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज था, वो डिक्लाइन होते गया धीरे 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 धीरे। एक जूट का है, दूसरा इंजीनियरिंग बहुत हेवी थी कैलकाटा में। आप अगर उस समय जाएंगे तो जो एम्बेसडर कार्स इंडिया में प्रोड्यूस होते थे, हिंदुस्तान मोटर्स, वो कैलकाटा बेस्ड था। किर्लोस्कर कैलकाटा बेस्ड थे, पूरा बिरला ग्रुप आप देखेंगे कैलकाटा बेस्ड था। तो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हब था वो कैलकाटा, राइट। उस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्न आया। 1965 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, राइट। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स देश को बहुत लगता है, और उसी समय आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अकाल पड़ता है देश में, 2 साल लगातार फूड ग्रेन्स की बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार क्या करती है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होती है उसको बजट में थोड़ा कम करती है, राइट। और उसमें सबसे ज्यादा जो रिडक्शन करती है वो रेलवेज की बजट में करती है, कि थोड़ा नॉन एसेंशियल है, बहुत अर्जेंट तो है नहीं। और जो पूरा कैलकाटा का इंजीनियरिंग बेस्ड होता है, वहां जितनी बड़ी कंपनीज होती है, एक एंड्रयू यूल होती है, जेसप होती है, ब्रेथवेट होती है, इन सब की जो इंडस्ट्री होती है वो रेलवेज को ही पार्ट्स एंड कंपोनेंट सप्लाई करने की होती है, राइट। तो जैसे ही, और इनफैक्ट 1965 में आप देखेंगे तो रेलवेज का बजट करीब 265 करोड़ का होता है, केंद्रीय बजट। ये 1970 आते आते 274 करोड़ से 94 करोड़ तक आ जाता है, और 1/3। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं इंजीनियरिंग बेस्ड, इन सब के जो बिजनेसेस होते हैं वो चले जाते हैं, और फिर उसके बेसिस पे जितने भी छोटे छोटे और एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो इंजीनियरिंग की हालत खराब हो जाती है। 67 में फिर सरकार आ जाती है लेफ्ट फ्रंट की। लेफ्ट का तो एक तरह से
उभारी इसलिए था कि हम मजदूरों की पार्टी हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे दुश्मन हैं, हम मजदूरों के हित की बात करेंगे। और अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1965 में बंगाल में करीब करीब 179 स्ट्राइक्स होते हैं। 1965 का डेटा है, 179 स्ट्राइक्स। 1970 तक जब 3 साल हो चुके थे सीपीएम की, 179 678 हो चुका था। इतने स्ट्राइक पे स्ट्राइक। तो वहां के जो लेबर मिनिस्टर बनते हैं 1967 में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बोलते हैं कि यार तुम लोग ये हड़ताल तो हमेशा करते रहते हो, स्ट्राइक तो हमेशा कर रहे हो, स्ट्राइक में क्या है कि फैक्ट्री है, उसके बाहर आप ऐसे तरपाल लगा के बैठ गए और वो भाषण वाषण दे रहे हैं कि मैनेजमेंट चोर है, ये वो दिस दैट, राइट। तब तक घेराव ना एक बहुत जनरली यूज्ड कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि यार स्ट्राइक क्या करो, घेराव करो। और घेराव में क्या करते हैं, आपके मैनेजर के दरवाजे के बाहर बैठ गए 10 लोग, निकलने नहीं देंगे। नो, दिस इज अ पर्सनल रिस्क टू पीपल। इनफैक्ट आपको याद होगा मानेसर में जो हीरो की फैक्ट्री में हुआ था एचआर मैनेजर के साथ। तो कंपनीज तब तक भी थोड़ा सा अवेयर है, ठीक है बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं, 2 दिन धरना देंगे फिर चले जाएंगे अपना, इट इज सेफ एटलीस्ट। जब आप घेराव करने लगे, इट इज नॉट सेफ। तो कंपनीज ने भी ना लॉकआउट करना शुरू कर दिया। लॉकआउट बेसिकली क्या होता है, स्ट्राइक में क्या है कि वर्कर बोल रहे हैं हम काम नहीं करेंगे, लॉकआउट में क्या कंपनी बोल रही है हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ऐसे माहौल में। सेम लॉकआउट का भी डेटा देखेंगे तो 1965 में करीब 49 लॉकआउट हुए पूरे बंगाल में, 1970 में 128 लॉकआउट हो गया। कंपनीज भी कहने लगी हम इस माहौल में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और एक प्रकार से बहुत सारी कंपनीज वो कहने लगी या तो हमें अपना बेस शिफ्ट करना होगा या हमें यहाँ पे ऑपरेशंस बंद कर देने होगा, और वो माहौल वो बन गया। right? और इसीलिए आप देखते हैं कि जो 1950 में 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट था बंगाल का, 1970 तक 13.5 हो गया, आधा। राइट, एंड दिस केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग पूरे लेफ्ट के जर्नी के दौरान। राइट, 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन होता है, राइट, पूरे देश में एक तरह से होता है कि अब लिबरलाइजेशन का फायदा लेना है, सारे स्टेट्स बोलते हैं वी विल ट्राई एंड हैव एज मच इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर पार्क्स एंड सो ऑन। सदर्न स्टेट्स बहुत अच्छा करते हैं, स्पेशली कर्नाटका, आंध्रा, राइट। ये स्टेट्स पहले बहुत डेवलप नहीं थे, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा हुए। सब 91 के बाद के फिनोमिना है, राइट ना। उसी 91 के बाद आप देखेंगे कि बंगाल और डिग्रेड करता गया। अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि 91 से 2003 तक जितने भी प्रपोजल्स आए इन्वेस्टमेंट के देश में, हमारे पूरे देश में, उसमें से 1/3 सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र को गए। बंगाल को कुछ नहीं गया। बंगाल को कितना गया? 5% से भी कम। वैल्यू में देखेंगे तो 4% से भी कम, और जितने गए भी वो भी एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो बंगाल के लोग करते क्या है सर, मतलब आज की तारीख में कर क्या रहे हैं? मतलब वहाँ की सरकार क्या चाहती है कि मतलब सब लोग गरीबी में जिए, सब लोग कोई काम ना करें और कुछ भी नहीं करें, और ऐसे ही ये सरकार चलती रहे कि भैया कि बस मैं अपना मुकाम हासिल करता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आप थोड़ा मैक्रो व्यू पे देख रहे हैं, राइट, आप दूर से देख पा रहे हैं उस चीज को। जैसे आजादी के पहले क्या हो रहा था भारत में, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, बांटो और राज करो। वो आज हम देख पा रहे हैं हाइंडसाइट में, लेकिन उस समय जब वो लोग थे ना, उस समय आप उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। जैसे बिहार में जब लालू जी का राज था, आज हम लोग सब देख पाते हैं कि यार कितना ज्यादा नुकसान हो गया, एवरीबडी हैज ऑलमोस्ट द सेम व्यू। लेकिन जब उस समय उसके बीच में थे ना, तो वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। तो खुद जो आदमी उस सिचुएशन के बीच में होता है ना, उसके पास इतने डिफरिंग ओपिनियंस, इनपुट, सब कुछ होता है, तो वो क्लैरिटी, जो मैक्रो क्लैरिटी से आप देख पा रहे हैं दूर से, वो शायद नहीं देख पाएंगे। ये डेटा उन तक नहीं पहुंचेगा, उनको लगेगा कल भी अपनी हालत खराब ही थी, आज भी हालत खराब ही है। क्या टेंशन है? तो एंड हेंस सी इट इज नॉट जस्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल। 1985 में राजीव गांधी ने कलकत्ता को डाइंग सिटी बोला था, राइट, कम्युनिस्टों ने बहुत विरोध भी किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट, एक तो इस पूरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना जो एक वर्किंग कल्चर होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस मोमेंट पे लेबर मिनिस्टर ये बोलने लगे कि तुम लोग स्ट्राइक ही क्यों करो, घेराव कर दो, तो लेबर को भी समझ में आ रहा है कि काम करने की क्या जरूरत है, बस इसके यूनियन से एफिलिएटेड रहेंगे तो काम करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। हमें कल को अगर मैनेजमेंट हटाने के लिए बोला तो मैं जाके अपने यूनियन को बोलूंगा, स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे हम लोग। तो आप पूरा जेपरडाइज कर दे रहे हैं पूरा होके वर्किंग कल्चर को, और ये अक्रॉस बंगाल हुआ है पिछले 40-50 वर्षों में। एंड हेंस राइट्स की बात होगी, ड्यूटीज की बात नहीं होगी। तो जनरल एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ अच्छे पॉकेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अब जनरली जो भी सर्विसेज में आप वहाँ पर, टैक्सी की बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि कितना वहाँ बुरा टैक्सी सर्विसेज है। एग्रीगेटर्स को बहुत सालों तक उन लोगों ने आने नहीं दिया, वो टैक्सी माफियाज वहाँ पे चलते रहते हैं, वो आधे रास्ते में आपको उतार देंगे, बोलेंगे आप आगे नहीं जाएंगे। करते हैं, आज भी करते हैं। बहुत रिसेंट मेरे को एक्सपीरियंसेस है। अच्छा, आपको भी हुआ है? Yes. वो स्टार्ट किया आपने कहेंगे, फिर आधे रास्ते में बोलते अब मुझे मन नहीं है। मन नहीं है? नहीं,
इनफैक्ट आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग, 2 साल पहले मैं कलकत्ता में ही था, तो एक होटल से एक दोस्त मुझे पिक करने आया, तो उसके घर जाना था हम लोगों को, तो हम लोग एक टैक्सी में बैठ गए। मैं जस्ट कोविड से रिकवर कर रहा था, एंड वेरी एक्सट्रीम कोविड से, तो लंग्स का इशू था। अभी उस ड्राइवर ने क्या किया, वो गाड़ी चलाते चलाते वो सिगरेट जला दिया। थिंक ऑफ दिस, मतलब ये कहीं और पॉसिबल है क्या? और उसने सिगरेट जला दिया और पीने लगा। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार सिगरेट मत पियो, ऐसे क्यों पी रहे हो कैब में? नहीं दादा, इधर तो ऐसे ही चलता है ना। ही कुड डू दिस बिकॉज कल्चरली उसको लगता है कि ये करेक्ट है, यहाँ ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। फिर उसे बहुत झगड़ा करना पड़े, बताने के लिए बताना पड़ा कि तबीयत खराब है, ये वो, जाके वो फिर भी दोस्त बात के फिर वो बेकार। कि कल्चर में ही आ गया है ये सब, कि ये सब जो भी हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, वो सब सही हो। बिकॉज वही मैं बोल रहा हूँ कि एक एक सेक्शन है जो डिसीजन मेकर है वहां का, वो प्रोटेक्टेड है बहुत सारी चीजों से। कैसे? जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, उनके और भी कई तरीके हैं पैसे कमाने के, इन्वॉल्व रहने के, पावरफुल फील करने के, तो वो चेंज क्यों लाना चाहेंगे? तो चेंज लाना ही नहीं देना चाहते, मतलब सिस्टम में चेंज आए हुई। को चेंज नहीं लाएगा, एंड देयर इज स्टिल 1%, 2%, 3% है जो उनको फायदा होता है सिस्टम से। बाकी के लोगों को समझ ही नहीं आता है कि क्या नुकसान हो रहा है। तो मतलब वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको भी पता नहीं चल रहा होगा कि हम लोग मतलब कोई अच्छा कर सकते हैं, अच्छी कंट्री में रह सकते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। कई बार ना आप छोटा एवल मान के जाने देते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जब कम्युनिस्टों का रूल था तब भी बहुत पॉलिटिकल वायलेंस था, राइट? आप इलेक्शंस देख लीजिए, अदरवाइज देख लीजिए, वहां पे बंगाल में क्या है ना कि सी जनरली कभी क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है जो गवर्नमेंट में आती है, तो दोनों में डिफरेंस रहता है। एक पार्टी है और एक सरकार है, दोनों में समन्वय होगा, लेकिन दो अलग अलग एंटिटीज है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो डिसीजंस नहीं ले रहे होंगे गवर्नमेंट के, राइट? दोनों अलग अलग एंटिटी है। कम्युनिस्ट रूल में बहुत स्पेसिफिकली क्या होता है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, कम्युनिस्ट में पार्टी एंड द गवर्नमेंट बिकम द सेम। सो चाइना में आप देख लीजिए, जो पार्टी का चीफ है वही जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राइट? और जितने भी पार्टी के फंक्शनरीज होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे भी सबसे छोटे वाले, उनको वहां की जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे थाना है, ब्लॉक है, बीडीओ है, सीओ है, वो भी एक तरह से ऑफिशियल वर्ड मानेगी सरकार का, राइट? तो क्या उनकी उनकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है, राइट? एंड दिस इज अ कम्युनिस्ट मॉडल। सो जो भी वहां पे बूथ का अध्यक्ष होगा, ब्लॉक कमेटी का मेंबर होगा, फिर वहां पे थोड़ा सा एक कल्चर है क्लब्स का, राइट? अब जैसे एक मोहल्ला है बड़ा सा, इसमें एक क्लब है। अब वो क्लब जनरली क्या होगा, दूसरे किसी रीजन में रिक्रिएशनल क्लब है, सब आए कैरम वैरम खेले चले गए, लेकिन वहां पे सारे पार्टी के मेंबर्स बैठेंगे, राइट? और किसी को भी उस एरिया में अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले वहीं पे आएगा। अच्छा, क्लब में ही सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल। और उनका शब्द एक तरह से सरकार का शब्द है, और अगर कोई पुलिस के पास भी गया तो पुलिस भी दे कैन इंटरवीन एंड से कि नहीं, हम लोगों को लगता है ऐसा होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन तो मोल्ड हो जाती है जैसा सरकार है उसके हिसाब से, राइट? तो हिंस उन्होंने वही कल्चर आज तक देखा है। अब वो क्लब्स हैं, मतलब सिंडिकेट्स हैं वहां पे। अब वो सिंडिकेट्स क्या है कि मान लीजिए इस पूरे एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आप अपना घर बनाने गए, तो आपको आके मेरे से परमिशन लेना होगा पहले। उस सिंडिकेट से। बिल्कुल, सिंडिकेट्स वहाँ चलते हैं आज भी। बिल्कुल चलते हैं, राइट? तो अब उसमें मैं ये थोड़ी मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम घर मत बने, मैं बोलूंगा कि अच्छा ठीक है दादा, घर ही बना रहे ना, तो थोड़ा बालू ईटा है ना, तो वो मेरा आदमी उससे ले लीजिए। अब उसका रेट भी 2 पैसा ज्यादा होगा, क्वालिटी का भी जो भी ऊपर नीचे होगा। बट दिस इज अ मॉडल दे हैव सीन ओवर द लास्ट 50-60 years। वही चलता है, राइट? दे हैव नॉट सीन एनीथिंग एल्स वर्किंग, राइट? लोकल क्लब्स हैं, उस क्लब्स में बहुत सारे ऐसे छोटी चीजें होती हैं जिसमें आप पुलिस के पास नहीं जाते हो, राइट? घरेलू झगड़े जनरली पुलिस के पास नहीं जाता है, तो किससे सॉल्व कराएंगे? तो दादा के पास चले गए, क्लब वाले दादा के पास, जोनल कमेटी का मेंबर है वो मेरा, तो उसके घर में सॉल्व कराएगा। अब उसने जो बोल दिया वही करना है। सो दैट्स लेजिटिमाइजिंग द पावर्स। और ममता दी भी जब सरकार में आई, तो ऑफ कोर्स शी इज नॉट फ्रॉम द लेफ्टिस्ट पार्टी, मतलब वो ठीक है, टीएमसी की आइडियोलॉजी वो तो बड़े फ्लोटिंग है, बट ऐसा कोई प्योर लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से तो आई नहीं है स्ट्रक्चरली। बट सिंस पूरा हमेशा वहां स्ट्रक्चर ही वही रहा है, तो उन्होंने उसी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो वही जो लोकल क्लब्स थे, सबसे पहला जो टीएमसी की सरकार ने किया, जो लोकल क्लब्स थे, सबसे पहले उन्हीं को हाथी आया। तो जिसमें पहले सीपीएम के मेंबर्स बैठते थे, अब उसमें टीएमसी के मेंबर्स बैठते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो बंगाल में आज अगर पॉपुलेशन की भी बात भी करें थोड़ी सी, तो माइनॉरिटी में कौन है? अगेन जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि 51 के सेंसस में मुस्लिम्स वहां पे करीब 19.5% थे पूरे वेस्ट बंगाल में। 2011 के सेंसस तक ये कहता है 27% है, राइट? सो टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज है ये। सो नंबर्स में तो ऑफ कोर्स इंक्रीज कर, लेकिन पॉपुलेशन शेयर किसी का थोड़ी इंक्रीज करेगा, शेयर तो वही रहना चाहिए।
तो ये जो 7.5% का शेयर में इंक्रीज है और उतना ही हिंदूज के पॉपुलेशन में डिक्लाइन है, उतना ही, ये बड़ा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन है। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है थोड़ा फर्टिलिटी ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि 7.5% ज्यादा हो गया? तो इसका मतलब है कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। जैसे अब मुर्शिदाबाद को ऐसा डिस्ट्रिक्ट माने क्योंकि वो एकदम बॉर्डर पर है, सेंट्रल बंगाल में देखेंगे तो फिर से 1951 का सेंसस उठाइए तो करीब 55% वहां पे मुस्लिम्स। अभी का उठाइए तो 2011 का 67 हो गया। अभी लेटेस्ट होने ही वाला है, वो ऑलमोस्ट 70 चला जाएगा, राइट। ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, मालदा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्या लगता है लेफ्ट राइट दोनों तरफ से तो अभी पॉपुलेशन वाला जो चीज़ वो चेंज हो गया है, तो ऐसा क्या इंडिया में भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करते करते? सी कई बार क्या होता है कि नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, तो हम उसके थ्रेट को ना कई बार अंडर प्ले कर देते हैं, राइट। ऐसी ग्रेजुअल चीजों की थ्रेट को हम मानते नहीं, जैसे अपने बॉडी पे, अब बॉडी पे कोई एक ऐसी हार्मफुल चीज करो, लेट्स से स्मोकिंग, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑन योर बॉडी, राइट। तो ज्यादातर लोग उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है ना यार, देखा जाएगा 20 साल 30 साल में क्या होगा, बट यू नो इट इज अफेक्टिंग एवरी डे, बट आप उसको प्रायोरिटी नहीं मान रहे हो। सेम विद पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंजेस। हमारे पास कंट्रीज हैं दुनिया पे जहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस से वो पूरी कंट्री बदल गई। लेबनान इज द बिगेस्ट एग्जांपल दुनिया का, क्रिश्चियन मेजॉरिटी था, मुस्लिम मेजॉरिटी हुआ, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया उसको दिखती है, राइट। इंडिया में भी स्पेशली इन स्टेट्स में आप देखिए क्या हो रहा है, और छोटे पॉकेट से आप एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में भी जो भी हुआ पिछले साल, जो दंगे हुए, उस प्रकार के दंगे जिसमें एकदम एक तरफा आप देखेंगे, है ना, एक जेनोसाइड हुआ, पुलिस भी इनएक्टिव रही, क्या वो कुछ दशक पहले तक उस तरह का पॉसिबल होता? नहीं होता। आज पॉसिबल हुआ और मुर्शिदाबाद में ही पॉसिबल हुआ, बहुत स्पेसिफिक रीजन है उसका, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत रीसेंट कंट्रोवर्सी हुआ वो हुमायूं कबीर का, जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में ही बनाएंगे। करेक्ट। हुमायूं कबीर ये क्यों बोल पा रहा है? किसी और स्टेट में कोई मुस्लिम लीडर क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उसको लगा कि जो टीएमसी की सरकार है ये तो अपनी ही सरकार है, राइट, और मुर्शिदाबाद में बैठे हैं जहाँ अपनी संख्या इतनी ज्यादा है, तो इतने अच्छे से वो बोल भी गया, इतनी बड़ी रैली भी कर ली 1.5-2 लाख लोगों की, सबसे चंदा भी ले लिया, ईंटें भी मंगवा लिए। क्या देश के बहुत सारे राज्यों में, जिलों में ये पॉसिबल है आज के डेट में? कहीं पॉसिबल नहीं है भाई। सो दैट शोइंग द ट्रेंड, वो आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे वो पॉपुलेशन, मैं मानता हूं कि हाँ 5 साल में चेंज नहीं हो जाएगा, वो मेजोरिटी नहीं हो जाएगी, लेकिन 50 साल में बिल्कुल हो जाएगी, उसको भी आप उस झुठला बम नहीं बारे सकते। मेरे को तो आज नो बिकॉज अब देखिए ना आप, सिंपल साइंस है ना, मैथ्स है। मैंने कहा कि ये 19.5 से 27 हुआ, 1951 से 11 तक में, 60 वर्षों में, है ना, 60 को 70 वर्षों में, ठीक है। तो और 70 वर्ष में फिर और 10% बढ़ा लीजिए इसमें से, तो पहुंच गया वो 40 के आसपास। सो मे बी आप बोल सकते हैं कि आज मुझे क्या फर्क पड़ा, लेकिन आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को फर्क फर्क पड़ने वाला है। तो कई बार हम उसको ना पॉलिटिक्स के लिए और अदर रीजंस के लिए उसको हम ऐसे स्वीपिंग अंडर द रग कर देते हैं कि यार अब इसको बाद में देख लेंगे, अभी के लिए बहुत प्रायोरिटी नहीं है, बट इट इज अ थ्रेट। पर जैसे केंद्र में तो सरकारी सनातन धर्म की है, बोला जाता है ऐसा कि भी है की है, तो फिर पश्चिम बंगाल को क्यों छोड़ रखा है? मतलब क्यों एक्शन नहीं लेते? क्या रीजन है इसका? मतलब कि या ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, या फिर जैसे अभी मुंबई के इलेक्शन में हुआ चीजें चेंज हो गई एकदम से, या वहां पे भी चेंज होने के आसार है? you'll have to understand कि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, कहने को नहीं, चाइना की तरह नहीं, राइट। कहने को है और एक ही व्यक्ति, अगला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर। फंक्शनल डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अलग अलग होंगी, दोनों में अलग अलग चुनाव होंगे। आप ही केंद्र में किसी और पार्टी को वोट सकते हैं, राज्य में किसी और को दे सकते हैं, लोकल बॉडी में थर्ड को दे सकते हैं वोट। कोई आपसे पूछने नहीं वाला है कि ऐसा क्यों किया तुमने। दूसरा, दोनों के पास अपने अपने विषय हैं काम करने को, ताकि दोनों एक दूसरे के काम में अड़ंगा ना डाल सके। तो जैसे डिफेंस का कुछ भी होगा तो केंद्र ही फैसला लेगा, बंगाल की सरकार नहीं ले सकती। कम्युनिकेशंस का कुछ होगा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कुछ होगा। सिमिलरली स्टेट लिस्ट है अपने पास हर सरकार के लिए। तो लैंड का, लॉ एंड ऑर्डर का, एजुकेशन का, इनका कुछ भी होगा तो राज्य सरकार ही फैसला लेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा ट्रिकी हो जाता है कि कई बार कई राज्यों में ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो केंद्र सरकार सवाल जवाब तलब कर सकती है। वो बोल सकती है कि अगर आपको सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन राज्य सरकार बोल रही है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। वो वर्स्ट केस ये कर सकती है, बोल सकती है कि देयर इज अ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं 356 लगा रहा हूँ, सरकार बर्खास्त कर रहा हूँ, विच इज अ लास्ट रिजॉर्ट, राइट। लेकिन उसका आप जितना कम उपयोग करें, आपकी एक तरह से फिर लोकतंत्र खोखला हो रहा है आपका, क्योंकि अगर कोई सरकार ही नहीं चल पा रही है तो फिर
वो भी बोल सकते हैं ना हम तो चुनी हुई सरकार है, तो अगली बार हमें हराइएगा अगर हम इतने गलत हैं तो। दे हैव अ लॉजिक टू दैट, राइट? सो हेंस दैट्स अ लास्ट रिजॉर्ट। द बेस्ट थिंग्स गवर्नमेंट कैन डू कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वो पुश करते रह सकती है, राज्य सरकार को जवाब तलब कर सकती है। इसीलिए सेंट्रल एजेंसीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी बीच में केसेस हुआ, आरजी कर वाला केस हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया कि हाई कोर्ट अब उसको मॉनिटर करेगा, राइट? तो वैसे आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जब बात आती है, और कई बार ऐसी बात आती है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं रोकती है बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, राइट? और इस पे संसद में पूछा गया सवाल और होम मिनिस्टर ने खुद से उठ के खड़े होकर जवाब दिया इसका कि हमारी, अगर आप बांग्लादेश से बॉर्डर देखेंगे, करीब 4000 किलोमीटर की है टोटल लैंड बॉर्डर। उसमें से पश्चिम बंगाल के करीब 2200 किलोमीटर की है, राइट? ऊपर से लेके एकदम सदर्न टिप तक 2200 किलोमीटर। 2200 किलोमीटर में से बाकी पूरी करीब करीब फेंस हो चुकी है, 550 किलोमीटर बच रहा है। उस 550 में से करीब 100 किलोमीटर आप फेंस नहीं कर सकते क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर्स है, नदी है, कुछ और है। अब नदी में फेंस कैसे करोगे आप, राइट? तो 100 किलोमीटर अनफेंसेबल है एक तरह से, बाकी बचा 450 किलोमीटर। उनका जवाब था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, दिस इज अ स्टेटमेंट कि 450 किलोमीटर के फेंसिंग के लिए हमने राज्य सरकार को 9 बार पत्र लिखा है कि वहां की जमीन दीजिए हमें, क्योंकि लैंड कौन एक्वायर करेगा? इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। लैंड स्टेट्स एक्वायर करती है और कॉम्पनसेशन देगी फिर जिसका भी उसने लैंड एक्वायर किया है। तो जब तक वो लैंड एक्वायर नहीं करेगा तो जाके वो फेंस नहीं कर सकता। दूसरा, जो होम होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 7 या 8 बार मीटिंग कर चुके हैं इसके लिए कि हमें वहां पे लैंड दीजिए, राइट? एंड इट वाज सेड कि जब भी वहां पे बीएसएफ और बाकी लोग फेंसिंग करने जाते हैं, वहां पे लोकल लोग आते हैं, हंगामा करने लगते हैं टीएमसी के लोग। सो कई बार ये डिटेल्स में लोग नहीं जाते हैं, ये जाना नहीं चाहते हैं, या मतलब थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि राज्य सरकार की भी उतनी ही भूमिका है, और उनको आज लग रहा है कि अच्छा उधर से कुछ लोग आके हमें वोट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे, हम अच्छा रहेगा। ये बहुत लंबा नहीं चल सकता है, और आगे के लिए फिर हम क्या बना रहे हो स्टेट को या देश को, वो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घटनाएं तो बहुत आती है मृत्युंजय सर, मतलब जैसे अभी मेडिकल कॉलेज वाली आ गई, फिर कोई हिंदुओं को जला के जो वीडियोज हो वायरल हो रहे, मतलब वो तो ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, मतलब कोई कैसे कर सकता है। कोई और घटना जो न्यूज़ में नहीं आई हो, आपको पता हो? यार बहुत सारी घटनाएं ऐसी। एक तो आपको समझना होगा ना कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच अ, ये 2 साल आप छोड़ दीजिए, उसके पहले तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहे हैं। अ, और उस रिलेशंस का कारण है कॉमन आइडेंटिटी, कल्चर, बंगाली लैंग्वेज एंड बंगाली कल्चर। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वेस्ट में डिवीजन होने के बाद एक तरह से वो दुश्मनी की फीलिंग थी ना, वो ईस्ट में कभी नहीं रही। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लोग अपने आप को भाई भाई मानते रहे हैं टिल नाउ। आई एम सेइंग, नॉट वेरी, बहुत पीछे नहीं जा रहे हैं। 71 की जब लड़ाई हुई, बांग्लादेश अलग बना, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा खुशियां मनाई गई, राइट? सो उस प्रकार की कमारेडेरी रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे अभी तक जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो जयंती है, बांग्लादेश में खूब धूमधाम से मनाई जाती थी, रविंद्र जयंती। काजी नजरुल इस्लाम जो उधर के बांग्लादेश के नेशनल पोएट बने, आज भी वेस्ट बंगाल में उनकी जयंती मनाई जाती है। आसनसोल में काजी नजरुल कॉलेज है। अभी एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो काजी नजरुल इस्लाम के नाम पे उसको नामकरण किया जा रहा है। इस प्रकार की कमारेडेरी रही है, सोच लीजिए आप दोनों तरफ। जो इनफैक्ट बांग्लादेश के बनने का पूरा सबसे बड़ा रीजन ही था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो बंगाली को एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनका कहता था कि हमारी आइडेंटिटी बंगाली फर्स्ट है, ठीक है, मुस्लिम्स ठीक है, लेकिन बंगाली फर्स्ट इज आवर आइडेंटिटी। पूरा आप देखेंगे प्रमाइस ही यही था उस पूरे आंदोलन का, बांग्लादेश के बनने का। और 1952 में जब एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स और फायरिंग होती है इसी बंगाली रिकग्निशन के लिए, उसको वो लोग फिर भाषा दिवस के रूप में मनाना शुरू करते हैं। फिर वो इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज हो जाता है 98 में जाके, और वेस्ट बंगाल भी उसको मनाता है आज भी, राइट? तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ है आप देखेंगे कि ये जो आइडेंटिटी थी बंगाली फर्स्ट, वो ब्रेक हुई है जब से शेख हसीना डिथ्रोन हुई है। वेस्ट बंगाल में एक तो हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार है वो पहले भी होते होंगे पॉकेट्स में, बट ऐसे इतने इंस्टेंसेस तो ऑफ कोर्स नहीं। वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की पुश्तैनी एक घर है बांग्लादेश में, उस पर सिराजगंज में उस पर हमला किया गया। ये 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उनको भी उनका राष्ट्रगीत दिया है, राष्ट्रगान दिया है। और वो उनका वंदे राष्ट्रगान मातरम गाते पे, हैं। और उस पे भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। हाँ, वो तो बट जिस देश को राष्ट्रगान दिया उसके घर पे वहां पे हमला हो रहा है, सोचिए आप, राइट?
और भी ऐसे कितने सारे कल्चरल आइकन्स हैं। अमर्त्य सेन को जब नोबेल प्राइज मिला था 98 में, नोबेल प्राइज मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले विजिट बांग्लादेश का किया था। बांग्लादेश में ढाका में उनका घर हुआ करता, तो वहां गए थे। बांग्लादेश ने उनको ऑनररी सिटीजनशिप दिया था, पासपोर्ट दिया था शेख हसीना ने उनको। राइट? वहां से लेके हम यहाँ तक आ गए हैं जहां पे हिंदूज को रिलीजियस टारगेटिंग तो है ही, जो बंगाली कल्चरल आइकन्स थे, राइट, जो बहुत सारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं बंगाली म्यूजिक में, उनके सेंटर्स को नष्ट कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के घर पे अटैक कर दिया गया। तो अब ये डिवाइड बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, विच इज टू से कि अब वो बोल रहे हैं कि वी आर नॉट बंगालीज फर्स्ट, वी आर मुस्लिम्स फर्स्ट। अगर अभी सरकार चेंज नहीं होती है, मान लो कि अभी जैसे चुनाव आने वाला है, सरकार चेंज नहीं होती और यही स्थिति रहती है, तो क्या वास्तव में पश्चिम बंगाल को एक अच्छे राज्य के रूप में देखा जा सकता है, कि उभरते हुए राज्य में देखा जा पाएगा कभी, या हमेशा ऐसा ही देखा जाएगा कि डिक्लाइन ही हो रहा है? द नंबर्स डोंट लाई, राइट। हम और आप बहुत ओपिनियंस रख सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं नहीं जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है ममता बनर्जी का, बट स्टिल आई एम सेइंग, अगर एज अ स्टेट आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, कैलकाटा जो आप 50 साल पहले चले जाए, तो अगर आप देखेंगे माइग्रेशंस देश में सबसे ज्यादा किन शहरों में होते थे, तो आधा आप ईस्ट यूपी उठा ले, बंगाल उठा ले, सॉरी बिहार उठा ले, झारखंड उठा ले, उड़ीसा सब काम के लिए कैलकाटा जाते थे, सब काम के लिए कैलकाटा जाते थे, राइट। आज नेट माइग्रेशन मतलब वहां कितने लोग जा रहे हैं, वहां से कितने लोग निकल रहे हैं, कैलकाटा से नेट माइग्रेशन बाहर का है, मतलब जितने लोग वहां काम करने आते हैं उससे ज्यादा वहां बाहर निकल रहे हैं वहां से काम करने के लिए। ये तो लोग कमेंट में बता देंगे ना कि मतलब पश्चिम बंगाल से लोग कलकत्ता से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। दिस इज डेटा, नेट माइग्रेशन जो वहां से है ना। मतलब कोई बंगाली अगर अपन को सुन रहा होगा, तो क्या वो कमेंट में लिख देगा कि हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं? कुछ लोग खुश भी होंगे। सो बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो नेट मतलब कैलकाटा से अब माइग्रेशन बाहर होता है, इतने बड़ा शहर जो अपना कैलकाटा एक समय में कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का, राइट। एंड जब ये ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था, तो ब्रिटिश इंडिया का जो एक्सटेंट था वो उधर में अफगानिस्तान से उठाइए आप, और इधर बर्मा तक उठाइए, ये पूरा रीजन एडमिनिस्टर कहाँ से होता था, कैलकाटा से होता। तो इतना मैसिव एरिया का जो कैपिटल रहा हो, जो सिटी, जो जो सिटी सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फोर्ट विलियम वहां पे कंस्ट्रक्ट किया, बसाया कि दिस इज द सिटी दैट्स गोइंग टू पूरा ईस्टर्न इंडिया। इनफैक्ट कहा जाता है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर ब्रिटिशर्स जो है वो मैनेज करते थे लंदन से, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर मैनेज करते थे कैलकाटा से। दो कैपिटल है ब्रिटिश वर्ल्ड के, उस कैलकाटा को अगर हमने ऐसा बना दिया है कि आज वहां से नेट माइग्रेशन बाहर की तरफ है, ठीक है पॉजिटिव टर्म्स में बात कर सकते हैं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बट डेटा डजंट से इशू। और अपन लोग घटना की बात कर रहे थे कि इतनी सारी घटनाएं होती है, और मतलब रिलीजियस एक्टिविटी वाली घटना इतनी खतरनाक हो गई कि एक गरीब आदमी को इतनी बुरी तरह से मार दिया गया। मतलब इतना अग्रेशन क्यों? मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जो बांग्लादेश का कैरेक्टर एक चेंज हुआ ना, कि फ्रॉम बंगालीज फर्स्ट नाउ दे आर मुस्लिम्स फर्स्ट, जो खासकर अभी सत्ता में लोग हैं, मे भी शायद आम आदमी अभी भी बिलीव करते होंगे, लेकिन जो भी फैनेटिक सत्ता में है उनके लिए वो है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक तरह से वो रिलीजियस परसिक्यूशन, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और वो जो व्यक्ति जो जला के मारा गया, ही वाज अ दलित, राइट। बड़ा इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट कि जब पार्टीशन हुआ था, तो एक बहुत बड़े लीडर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, राइट, और दलितों के आप बोल लीजिए अंबेडकर साहब के बाद सबसे बड़े नेता होंगे भारत के। उनका मत हुआ डिवीजन के समय कि जो दलित के कॉजेज हैं, जो उनके इश्यूज हैं, वो जो हिंदूज हैं या जो कास्ट हिंदूज जो थोड़े अपर कास्ट, उनके साथ ज्यादा मैच नहीं खाते, उनके जो इश्यूज हैं मुस्लिम्स के साथ मैच खाते हैं। तो हमारा जो नेचुरल अलाइनमेंट होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, मुस्लिम्स के साथ होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश जाऊंगा, ईस्ट पाकिस्तान जाऊंगा। He went into East Pakistan and influenced a lot of Dalits to go to East Pakistan. इतने बड़े नेता था, इनके कहने पर, है ना। वो व्यक्ति वहां 2 साल बसे, इनफैक्ट फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने पाकिस्तान के वो, राइट। 2 साल वहां पे रहे, और उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को कि किसी भी एंगल से पाकिस्तान जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष देश तो नहीं है, और ये यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है वो कभी नहीं रह सकती, और मैं इस देश को छोड़ के जा रहा हूँ। केम बैक टू वेस्ट बंगाल 2 years लेटर। लेकिन जो बाकी दलित उनके कहने पर चले गए थे, राइट। एंड लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टुडे। जो व्यक्ति मारा गया दीपू चंद्र दास, ही वाज अ दलित, राइट। तो सबसे ज्यादा भुगतना उन्हें पड़ रहा है। तो आज दलितों का कोई नेता बचा है या? मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि कोई नेता अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी बता के कनेक्ट करना चाहता है लोगों से, तो कई बार उन लोगों की भलाई के बजाय वो अपनी भलाई करना चाहता है। सो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू क्रिएट अ स्पेस
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं मृत्युंजय शर्मा हूँ, मैं ऐसे ऐसे हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस ये है, अब मुझे दिख रहा है मेरे साथ कोई कनेक्ट कर नहीं रहा है, तो मैंने सबको बोला कि मैं इस जाति से आता हूँ, ताकि उस जाति वाले कम से कम मेरे साथ कनेक्ट कर जाए। तो जब मैं ये बोलता हूँ मैं उस जाति से आता हूँ, क्या मैं उनकी भलाई सोच रहा हूँ? नॉट रियली। मैं अपनी भलाई सोच रहा हूँ, क्योंकि इतने लोग मेरे साथ ही जुड़ पाएँगे। ज़्यादातर आजकल जो वॉइसेस इंडिया में मुझे दिखते हैं, अगेन देयर मे बी एक्सेप्शंस, वो मुझे यही दिखते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी उठाते हैं ये कहने के लिए कि भाई मैं भी तुम्हारी जाति से आता हूँ। तो जो जाति वाले नेता उन पे मुझे बहुत ज़्यादा, इसीलिए आई डोंट फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देम। दलितों के भी जो नेता हैं ज़्यादातर आज या बनने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे वो ज़्यादातर अपनी आइडेंटिटी बता के उनको अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो जोगेंद्र नाथ मंडल वाली मैंने आपको बात बोली, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में, दलित नेता, जो नारा देंगे जय भीम जय मीम, विच इज दलित्स एंड मुस्लिम्स को एक साथ आ जाना चाहिए। बट वाई? व्हाट इज द रीजन? आपका वोट बैंक तो ठीक है, ये बहुत तगड़ा हो रहा है, लेकिन कॉमनैलिटी क्या है दोनों में? कुछ भी नहीं है। मतलब ठीक है, उनका थोड़ा बाकी कास्ट के साथ हो सकता है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शंस हो, उनके 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 देवता तो एक है, उनकी धर्म पद्धति एक है, उनका पूरा हिस्ट्री एक है, तो आप उनको तोड़ के एक दूसरे धर्म के साथ क्यों मिलाना चाहते हो? जस्ट बिकॉज़ आपका वोट बैंक मजबूत हो जाए, तो नारे दे देते हैं जय भीम, जय भीम। जो मुझे लगता है कि उनका फ़ायदा ज़्यादा है रादर दैन उस कम्युनिटी का, क्यों उसको आप किसी दूसरे के साथ मिलाना चाहते हो? आप उनके एजुकेशन की बात करो ना, उनके अदर सर्विसेज़ की बात करो, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करो, तब मैं मानूँ कि हाँ, आप उनके फ़ोकस बात कर रहे हो। ये तो अपनी बात कर रहे हो अपने कॉम्बिनेशंस बना-बना के। ये बात तो कभी नहीं होगी सर। अच्छा मृत्युंजय सर, एक कट मनी और चलता है बंगाल के अंदर, क्या है कट मनी? जैसे मैंने कहा कि जो बंगाल का गवर्निंग स्ट्रक्चर वैसा हो गया है कि सरकार और पार्टी एक ही है, उनमें अंतर नहीं होता है, राइट? तो जैसे ही कोई सरकार में गया, तो जितने भी लोकल नेता होंगे, राइट, विच इज ब्लॉक के नेता होंगे, बूथ का अध्यक्ष होगा, पंचायत का नेता होगा, आप समझ लीजिए कि सरकार का पार्ट बन गया एक तरह से, अनसेड सरकार का पार्ट है। तो अब अनसेड सरकार का पार्ट है, तो जो गवर्निंग मशीनरी भी होती है, जो लोकल थाना है, जो बीडीओ सी ऑफिस है, वो भी उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो सरकार नाराज हो जाएगी, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, फिर पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी मेरी। तो अब इससे क्या होता है कि जो उनकी लेजिटिमेसी है वो बढ़ गई। तो अब वो बंदा बीडीओ कार्यालय में जाके बोल सकता है कि भैया इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दे दो, तो उसके बोलने से फर्क पड़ेगा। अब वो आदमी देख रहा है कि इसके बोलने से तो मिल जाता है यार, तो अब जो बोलने वाला है वो फ्री में तो बोलेगा नहीं, राइट? तो प्रधानमंत्री आवास ही है, तो 20,000 या 30,000 रुपए उसको दे दो, तो वो दिलवा देगा। सो दिस इज द कट मनी। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 19 के आसपास जब ये बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा कट मनी का, तो ममता बनर्जी ने पब्लिकली कहा कि जिसने इसने भी कट मनी लिया है, मैं सबको वार्न कर रही हूँ, सब वापस कर दो। उन्होंने डिनाई नहीं किया कि ऐसा कुछ है, उन्होंने कहा कि सबको कह रहा हूँ कि वापस कर दो। उनका एक बूथ अध्यक्ष था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बूथ अध्यक्ष था, उसने 2.25 लाख रुपए एक्चुअली वापस किए। किसके? करीब 141 मनरेगा के मजदूर थे, जिनका 7-8 महीने का वेजेस था। तो ये क्या करते थे कि मनरेगा की जो मजदूरी होती है करीब 300 रुपए एक दिन की होगी, उसमें से भी 20-30 रुपए ले लेता था हर किसी से। 20-30 रुपए? क्योंकि आप बूथ के लेवल पे चले गए हो ना, तो हर लेवल पे अलग-अलग है, ये एकदम सबसे नीचे वाला है। तो वो जो जब वार्निंग दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा कि ऐसे वापस कर दो, नहीं तो मैं सब पे लीगल कर, तो उसने 2.25 लाख रुपए एक्चुअली मजदूरों को वापस किए। इनफैक्ट एक बड़ा एक स्कीम है वहाँ पे, सुमो ब्याति स्कीम, जिसमें किसी गरीब व्यक्ति के मर जाने पे उसके अंत्येष्टि के लिए 2,000 रुपए दिए जाते हैं। उसमें से लोग 200 रुपए ले लेते हैं। इनफैक्ट उनकी एक एमपी, उन्होंने फिर कहा जब ममता बनर्जी ने इस प्रकार से एक वो कहा कि वापस करो नहीं तो मैं एक्शन लूंगी एंड ऑल, उनके एमपी ने कहा टीएमसी के कि ये तो ठीक है कि आप नीचे वालों को कह दे रही हैं कि पैसे वापस करो, लेकिन पैसे तो ऊपर तक जाते हैं, तो ऊपर वाले क्यों बचने चाहिए? दिस इज कट मनी फॉर देम। और अब इसी से क्या होता है ना कि ये जो कट मनी नीचे ऑब्टेन कर रहे हैं, ये तो उस पार्टी के कार्यकर्ता बने ही रहेंगे। इनको अगर आप कह दोगे कि सरकार में रहना है हमें, उसके लिए आपको बूथ लूटना है, यहाँ पे वायलेंस करना है, क्यों नहीं करेंगे? इनका पर्सनल इंटरेस्ट वेस्टेड है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो स्ट्रक्चर इतना वेल ऑयल्ड हो गया है कि जो नीचे वाला देख रहा है कि अगर हम सरकार से बाहर चल गए तो मेरी पूरी आमदनी चली जाएगी कट मनी की, जो जानी नहीं चाहिए, और इसलिए वो किसी भी हद तक रिजॉर्ट करेंगे उस सरकार को रखने के लिए। वैसे सर इंडिया के अंदर सब बात करते हैं कि गायों की तस्करी नहीं होनी चाहिए, रोकना चाहिए, पर ऐसा बार बार बोला जाता है कि इंडिया बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे आता है, और कुछ लोग बचाते भी हैं गायों को, 2-4 ट्रकें रोक लेते हैं, बट जो बॉर्डर पे तस्करी होती है तो क्या वो पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा तस्करी होती है? काउ स्लॉटर के लॉज देखेंगे इंडिया में, अगेन स्टेट लॉज, सारे स्टेट्स अपने अपने लॉज बनाते हैं। हमारा वैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो आर्टिकल 48 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं कि स्टेट्स को करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स नहीं लेकिन करना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
उसमें बोलता है 48 में कि काउ स्लॉटर बैन होना चाहिए इंडिया में, राइट। बहुत सारे स्टेट्स में करीब करीब पूरा बैन है, बहुत सारे स्टेट्स उसमें स्पेसिफिक रिलैक्सेशंस होते हैं कि जैसे किसी में गाय का बैन है लेकिन लेट्स से बफेलोज का बैन नहीं है, राइट। फिर किसी में है कि वैसे कैटल को आप मार सकते हैं जिसकी उम्र लेट्स से 15 साल से ज़्यादा है, जो इनकेपेसिटेटेड है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो ऐसे अलग अलग लॉज है। वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे, असम में, केरला में काउ स्लॉटर बैन नहीं है, फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, व्हाटएवर रीजंस आप पकड़ लीजिए। तो अब क्या होता है कि बाकी सारे एरियाज है इंडिया के, राइट। वेस्ट का बॉर्डर तो हमारा एकदम ऑलमोस्ट सील्ड है, तो वेस्ट के बॉर्डर पे स्मगलिंग की बहुत चांसेस होते नहीं है, ईस्ट के बॉर्डर पे हो जाती है। तो इंडिया में जो मेनलैंड है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इन सारे इलाकों में काफी हद तक काउ स्लॉटर बैंड है। होता होगा अलग बात है, लेकिन बैंड है लीगली। तो वो कैटल क्या होता है, वो ज्यादातर वेस्ट बंगाल असम के बॉर्डर तक आते हैं। असम तक तो और थोड़ा कम पहुंच पाते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल सबसे एक्सेसिबल है। अब इसमें बॉर्डर एरियाज बहुत सारे से पॉकेट्स बने हुए हैं पर जहाँ पे आप स्मगलिंग करना थोड़ा आपके लिए आसान है, या तो फेंसिंग नहीं है या वैसे जोग्राफिकल फीचर्स जैसे नदी वदी मैंने बोला। तो इन गायों को इन जगहों से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा, और बांग्लादेश में बीफ की डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट, जो खुद से पूरा नहीं कर पाता है। तो वेस्ट बंगाल से देखेंगे बहुत ज्यादा कैटल जो है वो बांग्लादेश भेजा जाता है। अब ये पूरा का पूरा इलीगल ही है क्योंकि कैटल स्मगलिंग लीगलाइज्ड ही नहीं है। इवन दो स्लॉटर लीगलाइज्ड, स्लॉटर वहां कर सकता है वेस्ट बंगाल, उसको बांग्लादेश नहीं भेज सकते, राइट। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे से अलग अलग तरीकों से वो कैटल को भेजने की कोशिश करते हैं। कई बार बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं, कई बार बीएसएफ इंटरसेप्ट करती है, कई बार वो क्या करते हैं कि नदी में फेंक देते हैं गाय को। अब वो जो नदी बांग्लादेश जा रही है, बहुत सारी सी नदियां, एक शामती है और भी 2 नदियां जो बांग्लादेश जाती हैं, तो आपने उसमें जब फेंक दिया तो वो दूसरी तरफ पहुंच ही जाएगी। और एक्चुअली जानवर तो स्विम कर ही लेते हैं, तो वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। अब उसमें इंटरेस्टिंग है वो पहचान कैसे होगी कौन सी गाय कहाँ जानी थी, तो उसमें वो मार्क करते हैं, राइट, किस एरिया में जानी है, किसकी गाय है ये। तो बड़े नॉवल होते हैं सब एक से एक। तो उसमें मार्क करके भेज देंगे तो वहां पे पता है किस एरिया में जानी है और यहाँ पे। अब इसमें दूसरा और एक पक्ष क्या है कि बांग्लादेश में वहां की पुलिस अगर पकड़ती है स्मगल का, वहां इलीगल होना चाहिए। तो एक तरह से इलीगल नहीं है वहां पे कि ठीक है, अगर स्मगलिंग आ गई है तो उसको ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, वो पर्ची रसीद काट देते हैं, वो फाइन के टाइप का, और कितना, वो 200 रुपए के आसपास। तो मतलब इसेंशियली 200 रुपए में वो लीगलाइज हो जाती है वहां पे कि अच्छा वो पकड़ा भी गया तो पर्ची काट दिया, 200 रुपए का पर्ची दे दिया, फिर लेते जाओ अपना कैटल आप। एंड हेंस आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन गया। एक डेटा के हिसाब से करीब करीब साल भर में 20 लाख यूनिट्स ऑफ कैटल वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में इलीगली स्मगल किए जाते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में किस तरह की नौकरी है, मतलब वहाँ पे लोग क्या काम क्या करते हैं, मतलब कुछ आइडिया है? एग्रीकल्चर है, ऑफ कोर्स लोअर रीजन्स में आप देखेंगे काफी एग्रीकल्चर है। सर्विसेज थोड़ी बहुत डेवलप हो पाई हैं, लेकिन अगेन सिर्फ अर्बन पॉकेट्स में। टूरिज्म भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। डेवलप्ड इसलिए नहीं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं किया है। तो इवन दो एरियाज हैं, लेकिन जब तक आप उसको डेवलप नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, रोड्स वहां तक, अच्छे फीचर्स, होटल्स एंड एवरीथिंग, तब तक वो डेवलप करेगी नहीं। तो वेस्ट बंगाल को आप टूरिज्म मैप पे भी बहुत प्रोमिनेंटली कभी नहीं देखेंगे। अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप कभी वेस्ट बंगाल टूरिज्म का एड आपने नहीं देखा होगा। गुजरात का आपने देखा होगा, वाइब्रेंट गुजरात। केरला का देखा होगा, गॉड जोन कंट्री, एंड सो ऑन फॉर मेनी अदर स्टेट्स। वेस्ट बंगाल का वो आपने शायद नहीं देखा होगा, तो सर्विसेज भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। इंडस्ट्रीज उसका बहुत बड़ा कोर हुआ करती थी वेस्ट बंगाल का, जो आज नहीं है। एग्जैक्टली। सो इवन दो बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे प्लांट किया, फॉर एग्जांपल दुर्गापुर में बहुत बड़ा स्टील प्लांट शुरू हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, क्योंकि वहां पे आयरन ओर भी था, कोल भी था। हल्दिया में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री शुरू हुआ। तो ऐसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, राइट। एग्जिस्टिंग पुराने इंडस्ट्रीज जो बचे हुए वो है, लेकिन नए इंडस्ट्रीज जो डेवलप होने चाहिए थे। अब जैसे कलकत्ता में आए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ऐसा नहीं है कि जीरो है। जैसे न्यू टाउन में, सॉल्ट लेक में आप देखेंगे कि नए सॉफ्टवेयर पार्क्स आए हैं जिसमें बहुत सारी ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इंडिया की, उनके अपने अपने ऑफिस वहां बने हुए हैं। बट स्टिल अगर आप उसको कंपेयर करने जाओगे, मैं बोलूंगा भुवनेश्वर से भी कंपेयर कर लो। बाकी आप छोड़ दो, आप बैंगलोर हैदराबाद तो जाओ ही मत। भुवनेश्वर वुड बी अ मच मोर बूमिंग सिटी इन सॉफ्टवेयर देन कैलकाटा टुडे। एंड लुक एट द साइजेस ऑफ बोथ सिटीज, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या भुवनेश्वर और कैलकाटा में, राइट। तो इंडस्ट्रीज और किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी में आज के डेट में एग्रीकल्चर पे आप डिपेंडेंट हो नहीं सकते हो। इंडिया में या तो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विसेज है। तो इधर तो आप या तो मैन्युफैक्चर कुछ करो, या तो आप सॉफ्टवेयर या जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है सर्विस के तौर पर वो करो। अगर आप दोनों नहीं करोगे तो ग्रो कैसे करोगे? एक शब्द है बहुत भयंकर, चेंज, बदलाव। अगर लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तो स्थिति तो देख ही रहे हैं जैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं
और जिस तरह से लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, तो अगर चेंज शब्द का इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया तो शायद पूरे इंडिया में पश्चिम बंगाल पश्चिम रह जाएगा। अच्छा, वहाँ पे एक जैसे बिहारी शब्द को बंगाल में गाली की तरह इस्तेमाल देखा जाता है, ऐसा भी है वहाँ पे सुनने को मिलता है। पहले क्या होता था कि पहले ये पूरा यूनाइटेड बंगाल था। अगर आप 1911 के पहले जाएंगे तो जो बंगाल था, उस बंगाल में अभी का वेस्ट बंगाल था, बांग्लादेश था, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, पूरा नॉर्थ ईस्ट था। इतना बड़ा बंगाल होता था, राइट। सबसे पहले असम अलग हुआ 1874 में, फिर 1912 में आप देखेंगे बिहार, उड़ीसा, झारखंड अलग हुआ। तो बहुत सारे लोग ना, चूंकि इंटीग्रेटेड था, एज अ हिस्ट्री आप देखेंगे इंटीग्रेटेड तो बहुत सारे गाने जब आप सुनेंगे तो उसने आप गानों में सुनेंगे कि बलम गए काम करने कलकत्ता, राइट। तो वो और अगर वहां से विदेश गए तो रंगून जाएंगे। विदेश का डेस्टिनेशन रंगून होता था, यूके यूएस तो पहले होता ही नहीं था। तो ये बहुत कॉमन था कि इस पूरे एरिया से, पूरा जो कैचमेंट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, बिहार, ईस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा एरिया कहाँ काम करने जाएगा? कैलकाटा काम करने जाएगा। और उसको बाहर भी कहीं शिप पर जाना है लोड होके, तो शिप का इंडिया का जो पोर्ट था इस पूरे रीजन में, वो कहाँ था? कैलकाटा था, राइट। तो हेंस देखेंगे कैलकाटा में इमिग्रेंट पॉपुलेशन, लेबर की बहुत ह्यूज होती है। अभी भी आसपास का जो पूरे पॉकेट्स है, लोकल ट्रेड चलते हैं, जो कैलकाटा सुबह काम करने जाते हैं कैलकाटा और हावड़ा में, और शाम को वापस जाते हैं। तो ये हमेशा से एक ट्रेंड रहा है। और इस कारण से आप देखेंगे कि पुराने बहुत सारे ऐसे मजदूर, और जनरली जो वैसे अंडर डेवलप्ड रीजन्स होते थे, नॉर्थ बिहार, ये सबसे हमेशा आते थे, राइट। वो हमेशा से रहा है। ऐसा कोई बहुत गाली के तौर पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगेन वो इंटीग्रेशन इतना स्ट्रांग रहा है कि उसको बहुत दूर का लोग नहीं मानते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक बिहारी जाकर पंजाब में काम कर रहा है तो कल्चरली बहुत डिफरेंट लगेगा, या साउथ में काम कर रहा है तो बहुत डिफरेंट लगेगा। बंगाल में वैसा नहीं था, क्योंकि बहुत रिसेंट पास्ट में लोगों ने हिस्ट्री शेयर किया है। लेकिन एक जनरल जो अभी, और मुझे लगता है अगेन बंगाल में कभी भी ना वो बहुत फीलिंग रही नहीं है बाहर भीतर वालों की। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे किसी स्टेट्स में, मान लीजिए तमिलनाडु में देखेंगे, वेरी स्ट्रांग लोकल फीलिंग, या महाराष्ट्र में जो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बॉम्बे में। बंगाल में रेयरली नैरेटिव ये रहा है, रेयरली। अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा देखने आया मुझे, और वो भी हुआ नहीं अभी तक, लेकिन पॉलिटिकली करने की कोशिश की जा रही है, राइट। विच इज एक टर्म यूज किया जाता है बहिरागत, बहिर से आगत, बाहर से आया हुआ व्यक्ति, ताकि बोल सकूं मैं कि मैं यहाँ का हूं, ये बाहर से आया हुआ है, तो इस पर विश्वास मत करो, राइट। जिस और उसी प्रकार से आप एसेंशियली उसको डिस्कार्ड करना चाहते हो कि नहीं नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत, ये तो बहिरागत है। तो जनरली वो कोशिश होती है कि बीजेपी को बहिरागत पार्टी बोलने की, ये तो बाहर वालों की आई हुई पार्टी है, तो इसको वोट मत देना, राइट। तो ये एक नैरेटिव बार बार यूज करने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी वाले लीडर्स आ रहे हैं, बाहर वाले नेता आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री वो बहिरागत है। तो मतलब ये तो मुझे हास्यास्पद ही लगता है। प्रधानमंत्री कभी भी हर स्टेट का कैसे हो सकता है देश में? वो किसी एक स्टेट का प्रधानमंत्री थोड़ी हो, तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। तो बहिरागत वाला आजकल बहुत चल रहा है, बट स्टिल बंगाल आई थिंक इज वेरी वेलकमिंग इन दैट सेंस। वो कभी भी न मैंने आज तक फील किया है, न कभी सुनने में आया उस प्रकार से कि बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है दूसरे स्टेट के खिलाफ, कभी नहीं। नहीं, बट आज जैसे बहुत सारी न्यूज़ आती है, जैसे बीजेपी नेताओं को मार दिया गया है वहाँ पे, काफी पॉलिटिकल न्यूज़ वायलेंस है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल वायलेंस वायलेंस है, बहुत तो दिखता है, वो आम जनता के बीच में नहीं है। नहीं, वो आम जनता नहीं है। देखिए, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस है, कभी कौन करेगा? वो जो उनके कैडर है वो करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इतना ज्यादा है उस सरकार को बनाए रखने में। कोई पंचायत के लेवल पे भी क्यों वायलेंस करता होगा? मैं वही कभी कभी बोलता हूँ कि बिहार में, जिसमें इतना भयंकर वायलेंस होता था पॉलिटिकल और बूथ लूट, अभी जस्ट वहां पे इलेक्शंस हुए, और इतने बड़े स्टेट में एक बूथ पर भी रीपोलिंग नहीं हुई। सोचिए, एक ऐसा स्टेट जहां मतलब सबसे ज्यादा बाहुबली और ये सब कल्चर की बात की जाती थी। तो आज इस दौर में हम लोग आ चुके हैं जब ये सब खत्म हो चुके हैं, तो फिर बंगाल में क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि जो ग्राउंड पे व्यक्ति है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट एक्सट्रीमली ज्यादा है उस पार्टी के सरकार में बने रहने से। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम बूथ पे वोट देने जाते हैं, हमें वहां दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है, हम थोड़ा बहुत हो सकता है आवाज उठाएं। लेकिन जहां मुझे लगेगा कि यार ये तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कुछ हमला हो सकता है या मुझे दिक्कत हो सकती है, तो मैं थोड़ा बैक ट्रैक कर लूंगा। मुझे लगेगा कि यार मेरा क्या लेना देना, मैं जान क्यों दे दूं इसके लिए। बंगाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि मेरी जान इसमें अटकी हुई है। अगर दूसरी पार्टी आ गई सरकार में, तो मेरे जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, जो मेरा जो कड मनी है, मेरा जो सिंडिकेट है, मेरा जो इन्फ्लुएंस है, लोकल पावर है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। मेरा एग्जिस्टेंस विल सीज टू एग्जिस्ट। और फिर दूसरे वाले जो जीत जाएंगे, वो मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे जो आज मैं उनके साथ करता हूं। तो जब सीपीएम टीएमसी का ट्रांजिशन हुआ, आप देखेंगे तो पहले सीपीएम वाले, इनफैक्ट जब टीएमसी थोड़ा राइज कर रही थी, तो सीपीएम के कैडर वाले टीएमसी अगर कहीं कुछ करते तो पकड़ पकड़ के पीटते थे,
राइट। और टीएमसी वाले डर डर के प्रचार करते थे कि पता ना चल जाए कि हम टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं। जब वो जीत के आ गए, उन्होंने सीपीएम वालों के साथ वही किया जो उन्होंने किया था। करेक्ट, तो मतलब अपने पावर बनाए रखने के लिए। एग्जैक्टली, उनको पता है इट इज डू और डाई। तो इसीलिए नीचे लेवल तक ना वो पॉलिटिकल वायलेंस करके वो डर रखना चाहता है कि इस बूथ से, इस पंचायत से, इस ब्लॉक से मैं दूसरे पार्टी को नहीं जीतने दूंगा। वो जीत गया तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ खत्म है। मतलब पूरा गेम ही यही है कि नीचे के लोगों ने ही वो पूरी सत्ता बना रखी ताकि ये सारा गेम बने रहे। इतना हाई कर दिया ना। तो ये तो अभी चेंज हो ही नहीं सकता, अगर बहुत, ये तो बहुत मुश्किल है। तो सी चेंज चेंज की कोशिश तो है, तभी तो मान लीजिए इतने सारे, अब अगर वोटिंग परसेंटेज देखें, पिछले विधानसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 38% वोट मिले, टीएमसी को 48 मिला, 10% का अंतर है। 5% इधर से कटा और उधर गया तो सत्ता पलट गई 5% पे, राइट। इतना बड़ा पॉपुलेशन अभी भी साथ है, राइट। नो सिंस होता क्या है ना कि अ, कोई सत्ता में है और उसके पास इतना बड़ा कैडर है, उसको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ है, तो बहुत खुल के आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन फिर भी आप छोटे छोटे पॉकेट्स में कर रहे हो, इसीलिए पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। सो जितना ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस है, एसेंशियली उतना बड़ा वो सिग्नल है कि चेंज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लोग डेस्परेट हो रहे हैं उसको बचाए रखने के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस में देखोगे 2005 से 10 के बीच, सीपीएम और टीएमसी के बीच 11 में सत्ता परिवर्तन होना था, वो दिखने लगा था। पर मेरे को लग रहा है हो जाएगा, ठीक है, इस पॉडकास्ट को बता ही देते हो, लोगों को लगेगा कि पता है इनको। नहीं, मेरे पास आंसर होता। आई स्टिल फील इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। इट्स अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। एक तो वो फटीग भी है, क्योंकि जब ममता नई नहीं आई थी तो था कि ठीक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए काम करने के लिए, एंड शी कैन हेल्प वेस्ट बंगाल ग्रो। अब 15 साल हो चुके हैं। 15 साल इज अ वेरी गुड टाइम फॉर इवैल्यूएशन, राइट। तो 15 साल में कुछ कुछ चीजों पे आपने अच्छा भी किया होगा, लेकिन ओवरऑल जब देखा जा रहा है जनरल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, ग्रोथ पे, एजुकेशन पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, तो दिख नहीं रहा है वो 15 साल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि देयर इज अ वेरी ह्यूज चांस कि और भी ऐसे लोग। दूसरा, जो हमेशा से ये नैरेटिव एक बनता रहा है, जब भी आपने बॉर्डर लिटरेशन की बात की थी तो बात होने लगती थी बंगाली फर्स्ट। अरे कोई बात नहीं, उधर वाले भी तो अपने ही हैं। जो पिछले 2 साल में मिथ टूटा है, बांग्लादेश एक फॉरेन नेशन है जो अब एक्चुअली ट्रांजिशन कर रहा है एक थियोक्रेटिक नेशन की तरफ, एक मुस्लिम नेशन की तरफ, राइट। सो उनकी आइडेंटिटी बंगाली फर्स्ट नहीं रही है। तो उधर वाले लोग इधर आ जाएंगे तो असिमिलेट हो जाएंगे और इसको अपना देश है, अपना स्टेट मानेंगे। नो, वो इकोनॉमिक रीजन से आ सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी वो खड़े होके मेरे आपके साथ वो जनगण मन उस पैशन के साथ नहीं गा सकते, नहीं आ पाएंगे, किसी भी केस में नहीं आ पाएंगे। नहीं गा सकते। अच्छा, ये मुर्शिदाबाद के अंदर वो जो घटनाएं होती है कि गढ़ को चिन्हित करके, देयर आर रिपोर्ट्स। इनफैक्ट एक मेरे परिचित हैं पंकज प्रसून जी, वो एनएमएफ न्यूज एक है उसके लिए रिपोर्टिंग करते, वहां पे गए हुए थे, उन्होंने पूरी वीडियो बनाया कि वो कैसे मुर्शिदाबाद पूरे वायलेंस के बीच, क्योंकि देयर आर कंबाइंड कॉलोनीज, वो एकदम सेग्रीगेटेड तो है नहीं, तो मुस्लिम कॉलोनीज में हिंदू घर भी है, वाइस वर्सा, राइट। तो अब जो अटैक करने वाले हैं वो आके सबसे पूछते तो जाएंगे नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि वहीं का कोई लोकल बंदा वो बाहर पेंट फेंक के, काला पेंट फेंक के घरों फेंक दिया कि ये वो हिंदू घर है, ताकि कोई भी नेक्स्ट जब अटैक करने आए, आग लगाने आए, तो उसको पता हो कि कौन सा घर पे अटैक करना और किसको छोड़ देना है। वेरी सिस्टमैटिक। और पूरे वायलेंस के दौरान आप देखेंगे जो पुलिस का रोल होना चाहिए था, जो पुलिस का रोल, वो मुख्य दर्शक बनी रही। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा है वास्तव में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता? आप किस तरह से देखते हो उसको? जो ओनस है इस प्रकार के, किसी भी प्रकार के रिलीजियस हार्मनी को मेंटेन करने, वो सब पे होना चाहिए। वो किसी एक पे ज्यादा दूसरे पे कम नहीं हो सकता, राइट। इसी देश में और दूसरे माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करते हैं, राइट। मुस्लिम्स तो एक्चुअली माइनॉरिटीज भी नहीं रहे, वो 18-19% का माइनॉरिटी कैसे बोल सकते हो? तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? जैन्स हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं। अभी आपने सुना है इस प्रकार की चीजें कहीं भी? कहीं भी छोटा अगर कहीं फ्लेयर अप भी हो गया तो पूरी सोसाइटी एक साथ आ जाती है उसको खत्म करने के लिए, वहीं पे उसको एकदम रब कर दिया जाता है। और कितने रेयर है ऐसा कुछ सुनना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबका ओनस है उसको लेके चलने। सो आप कभी भी एक साइड पे ओनस नहीं डाल सकते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भाईचारा बनाए रखने के लिए, लेकिन दूसरी साइड इज फ्री टू डू एनीथिंग। बंगाल को अगर बचाना है तो क्या पहला कदम उठाओगे आप? नहीं, मुझे तो लगता है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, और कोई भी गवर्नमेंट, मैं एक ममता दी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट कुछ चीजों में उसको पॉलिटिक्स के बियॉन्ड रहना चाहिए, सच एज इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राइट, सच एज मैटर्स ऑफ रिलीजियस हार्मनी एज वेल, राइट, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीजों में इस पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
तो देश में अगर आपके बॉर्डर से इतना ज्यादा घुसपैठ हो रहा है, जिससे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जिससे फर्दर बहुत सारी चीजें होती जा रही है। अभी दुर्गापुर वाले केस में देख लीजिए क्या हुआ है, राइट, जो आरोपी है। तो आपको दिख रहा है, तो उसमें आप बस उसको जेपटाइज करते जाए, ये सोच के कि इससे मेरा वोट बैंक बना रहेगा। तो हो सकता है आज आपको 10 साल पहले आपको ठीक लग रहा था, अभी वही धीरे धीरे एक्सट्रीम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद में हुआ, इसी का था। अभी अभी जो हुमायूं कमीर ने किया, बाद में आपने उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन पार्टी से निकालना तो ठीक है, लेकिन वो क्यों कर पाया, ये आपने कभी सोचा? क्योंकि आपकी पार्टी उसको उतना हिम्मत देती है, क्योंकि आपने पहले सिग्नल्स दिए। क्या सिग्नल्स दिए? कि दुर्गा पूजा का जिस दिन विसर्जन है उसी दिन मुहर्रम है, तो आपने कहा दुर्गा पूजा का विसर्जन एक दिन पोस्टपोन कर दो। क्यों भाई, मतलब वाई दिस? एक एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेनी चाहिए, है ना? सो आप ये सिग्नलिंग देते जाते हो हर बार ऐसा कुछ होता है तो, कि लुक हु आई एम स्टैंडिंग विथ, इनके साथ मैं खड़ी हूँ। तो आपका जो फिरहाद हकीम है, जो वहीं का एमएलए है, कलकत्ता का मेयर रह चुका है वो, उसने भरेआम सभा में कहा है कि जो भी गैर मुस्लिम है मुझे उन पर दया आती है, कि वो मुस्लिम पैदा नहीं हुए, उन सबको आके मुस्लिम धर्म को अपना लेना चाहिए। वो कलकत्ता का मेयर रहा हुआ है, सोचिए। वो विधायक है इनका सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। और ये बोल पाता है, क्यों बोल पाता है आपको लगता है? अगर उसको ऐसे किसी बोलने पे उसको बर्खास्त कर देती आप, तो दोबारा कोई दूसरे वाले हिम्मत करते क्या? तो ये फिर भी हिम्मत करते कि उनको पता है अपन के साथ है। सो मृत्युंजय सर, मतलब ममता बनर्जी का जो एक पीरियड चल रहा था, जब वो चुनाव में आ रही थी, लड़ रही थी, तो सबसे खतरनाक पीरियड कौन सा था? जब वो रेज हुई, जब एकदम से उनको हाइप मिली, सबसे खतरनाक। तो सी पूरे 90s के दौरान आप देखेंगे कि शी वाज वेरी एक्टिव, वेरी फियर्स, वोकल ऑन अ लॉट ऑफ इश्यूज। कई इश्यूज पे इनफैक्ट थोड़ा सा वो फिनिकी माइंडेड होती थी। तो जैसे आप देखेंगे वाजपेयी सरकार में वो मंत्री बनी, टीएमसी बनाया 1998 में, फिर 99 में वाजपेयी जी की सरकार आई जो दूसरी वाली, फिर उसे मंत्री बनी, 2 बार मंत्री बनी, 2 बार इस्तीफा दिया, राइट? फिर यूपीए के साथ भी यही किया। तो शी वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ऑलवेज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन दैट वेज। तो इसीलिए जो बंगाल का भद्र लोग बोलते हैं, वाज नेवर लुकिंग एट हर कि ये सीएम फेस हो सकती है। और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग सीएम्स थे वो बड़े टॉल स्टेचर वाले होते थे। सो ज्योति बसु अपने आप में 96 के दौरान वो ऑलमोस्ट पीएम बनने वाले थे। सब सब तैयार थे उनको पीएम बनाने के लिए, लेकिन वो सीपीएम पोलित ब्यूरो ने मना कर दिया कि नहीं, पीएम नहीं बनने देंगे, अदरवाइज ही वुड हैव बीन द पीएम, राइट? 2001 में भी जब सीपीएम में सत्ता परिवर्तन हुई तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सीएम बने, राइट? अगेन बहुत एक लर्नेड व्यक्ति, भद्र लोक वाले, एकदम जेंटलमैन, ऑस्टियर, राइट? तो उन लोगों के सामने जब बंगाली जनता इनको कंपेयर करती थी तो सीएम वो हो नहीं पा रहा था, टिल आई थिंक 2006। तो क्या होता है, 2001 में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सीएम बनते हैं। उनको एक चीज ये लगता है कि वो दिखने लगा था उनको डेटा कि 91 के बाद भी जो लिबरलाइजेशन हुआ और जिसका फायदा बंगाल को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इंडस्ट्रीज सब जगह लग जा रहे हैं, मतलब बंगाल ही एक अछूता रह जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ी बात करनी पड़ेगी हमें। मतलब ठीक है, हम सीपीएम में हैं, पहले गाली देते रहे हैं, लेकिन दिस इज द वे फॉरवर्ड, हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 1-2 ऐसे बयान भी दिए कि हमें अब बंगाल में जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लाना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि टाटाज का बहुत अच्छा गुडविल है, राइट? तो टाटा उसी समय अपनी 1 लाख की कार लाने वाली थी, नैनो। तो उन्होंने बात की रतन टाटा से और कहा कि आप जो नैनो फैक्ट्री है वो उसके लिए मैं जमीन देता हूँ, बंगाल में बनाइए उसको। तो आप देखेंगे कलकत्ता से दुर्गापुर जो हाईवे है, बस कलकत्ता से आप निकलेंगे 40-45 किलोमीटर तो सिंगूर पड़ता है एक ब्लॉक। एकदम हाईवे के बगल में 1000 एकड़ जमीन उन्होंने टाटा को कहा कि मैं आपको देता हूँ इस नैनो फैक्ट्री की। 700 एकड़ मेन फैक्ट्री के लिए, 300 करीब एंसिलरीज उसके जो बनाने हैं उसके लिए। अब जैसी ये घोषणा होती है, राइट, वहाँ के जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि मल्टी क्रॉप लैंड है, कि मतलब वहाँ पे बहुत उपजाऊ जमीन है, मल्टीपल फसल होती है, तो कैसे दे सकते हैं? तो बहुत सारे उसमें जो फार्मर्स जो कॉम्पनसेशन ले भी लेते हैं, कुछ कॉम्पनसेशन नहीं भी लेते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट चलता रहता है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट थोड़ा और बड़ा होता है। शुरू में जो टीएमसी के लोकल वहाँ के विधायक होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। शुरू में एक बॉडी बनती है, ऑल पार्टी बॉडी ऑलमोस्ट, जो विरोध के लिए बनती है, सिंगूर कृषि जामी विरोध समिति, ऐसे कुछ नाम होता है उसका। उन सारी पार्टीज के मेंबर्स होते हैं। धीरे धीरे ये थोड़ा सा ना बड़ा होते जाता है। इनफैक्ट फिर एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट आता है। एक तापसी मल्लिक, एक 17-18 साल की लड़की होती है और उसका एक अधजला नग्न बॉडी पाया जाता है उसी प्लॉट पे जो सिंगूर की जो प्लॉट था, एंड शी वाज अ पार्ट ऑफ द एजिटेशंस उसके अगेंस्ट में। तो उसमें कहा जाता है कि सीपीएम के लोग इन्वॉल्व थे, राइट? और उस पर फिर बहुत ज्यादा केस होता है, फिर उस पर फॉरेंसिक्स होते हैं। सीपीएम के 2 कैडर के लोग, एक जोनल सेक्रेटरी इंप्लिकेट होता है, इनफैक्ट बाद में उसको सजा होती है तापसी मलिक केस में।
तो धीरे-धीरे ये बड़ा होने लगता है कि और दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि वो सरकार और पार्टी एक ही होती है। तो सिंगूर में ना जो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो लोकल वहाँ के जो सीपीएम के कैडर्स थे, उनके अगेंस्ट दबाने के लिए वहाँ पे वो वायलेंस और बक्का-मुक्की, भाग-दौड़, धमकाना ये सब चलता जा रहा था। इसमें ममता बनर्जी एंटर करती हैं, फिर उनको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है, जहाँ पे मैं एंटर कर सकती हूँ। वो एंटर करती हैं, फिर वहाँ पे वो और बढ़ते जाता है, वो फास्ट पे बैठ जाती हैं इनफैक्ट 21 दिनों के फास्ट पे बैठती हैं, उनको प्रधानमंत्री से लेटर आता है कि आप फास्ट तोड़ दीजिए, हम लोग बात करेंगे ऑल ऑफ दैट। बहुत हाइलाइट होता है इशू, फिर वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, उसमें गोपाल कृष्ण गांधी वहाँ के गवर्नर होते हैं, वो एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य भी होते हैं, ममता बनर्जी भी होती है, किस तरह से सोल्यूशन निकाला जाए। ऐसे करते-करते ये पूरा जो इश्यू है ना, इतना बड़ा हो जाता है, उस ट्राइपार्टाइट मीटिंग में भी कोई सॉल्यूशन निकलता है। करीब-करीब 2 साल तक ये खींचतान चलती रहती है। 2008 में दुर्गा पूजा के पहले टाटाज़ बोलते हैं कि टाटा बाय-बाय बंगाल को, मतलब हम यहाँ नहीं कर पाएँगे। राइट, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो आप मोदी जी का वो देखिएगा, एक किसी भाषण में बोलते हैं कि हाउ ₹1 के मेरे एसएमएस से कैसे टाटाज़ बंगाल से गुजरात आ गए। वो तुरंत कनेक्ट करते हैं और सानंद में वो ज़मीन दे देते हैं गुजरात में, टाटा नैनो की फैक्ट्री वहाँ बन जाती है। सो दिस वाज़ सिंगूर, एंड इसमें क्या होता है कि ममता बनर्जी एक तरह से वो फेस दिखने लगती है एंटी गवर्नमेंट की। इस गवर्नमेंट को पीछे धकेलने पे किसी ने मजबूर कर दिया, तो इस लेडी ने। सो वो होता है ना, पहले का जो स्टेचर था कि उनके सामने तो ये कुछ नहीं है, वो बड़ा दिखने लगता है। उसी समय पे नंदीग्राम होता है। नंदीग्राम में क्या होता है, सिमिलरली गवर्नमेंट क्या होता है, नंदीग्राम में, मिदनापुर में, वहाँ पे एक 10,000 एकड़ का ज़मीन एक इंडोनेशिया का सलीम ग्रुप है, उसको देने की बात करती है कि वहाँ पे एसईज़ी बनाएँगे, पूरा यहाँ बहुत बड़ा एसईज़ी। सिंगूर में कहा जा रहा था करीब 10,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे। नंदीग्राम में भी सिमिलर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, राइट? लेकिन नंदीग्राम में क्या लगता है सीपीएम को कि सिंगूर तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन उतना बड़ा नहीं। नंदीग्राम सीपीएम का एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो उनको लगा कि यहाँ तो कोई अगर विरोध भी करेगा तो 2 झापड़ मारेंगे, वहीं बोलेंगे बैठ जा, राइट? मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया इनफैक्ट नंदीग्राम, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैडर सीपीएम का वहाँ पे। वहाँ भी इसी प्रकार से विरोध शुरू हो जाता है शुरू में, राइट? वहाँ भी इस प्रकार से वायलेंस होता है। नंदीग्राम में भी इसी तरह से कमेटी बनती है, भूमि उच्छेद कमेटी। वहाँ के जो लोकल्स होते हैं एक प्रकार से ब्लॉकेड कर देते हैं पूरे नंदीग्राम को और बोलते हैं बाहर से कोई नहीं आ सकता अब यहाँ पे, राइट? फिर उस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए, और इसे बहुत स्ट्रॉन्ग लंबा प्रोसेस चलता है, ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए कहा जाता है कि टॉप नॉच से सीपीएम कैडर्स को एक तरह से डायरेक्टिव दे दिया कि जो भी करो तुम ये ब्लॉकेड तोड़ो, राइट? और एक दिन अचानक से पुलिस बल बहुत भारी संख्या में वहां पे एक अटैक करती है, कई लोग मारे जाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म सब होता है। बाद में जब इस पे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो पाए जाते हैं उसमें जितनी बहुत सारी गोलियां जो मिलती हैं वो पुलिस की गोलियां ही नहीं थी। पुलिस डजंट यूज दोज कैटरेजेस, तो होता है कोई और यूज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे सीपीएम के कैडर आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कहा जाता है कि पुलिस से ज्यादा एक्चुअली सीपीएम के कैडर थे जो वहाँ पे अटैक कर रहे थे, राइट? वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। उसमें फिर ममता बनर्जी उसमें भी एंटर करती हैं सिमिलरली। उसमें भी वो एक एकदम हीरो के तौर पर उभर कर आती है। जबकि वहाँ पे सारी पार्टीज़ थी ऑलमोस्ट, वहाँ मेधा पाटकर आ जाती हैं, अरुंधति राय हो जाती, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं सब आ जाते हैं। कबीर सुमन एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट है बंगाल के, वो आ जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी बिकेम दैट फेस, राइट? इनफैक्ट जब ये कमेटी थी, ममता बनर्जी आने को कहने लगी तो उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी को नहीं आने देना चाहते। तो कहती है, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने पार्टी का झंडा भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट? बट एज़ अ पर्सन शी वाज़ देयर, एंड ये दोनों एक तरह से नंदीग्राम में फिर सरकार को वापस जाना पड़ता है, उनको ज़मीन वापस देनी पड़ती है, राइट? तो 2 एकदम बैक टू बैक इंस्टेंसेस में क्या लगता है कि ममता बनर्जी लीड करके सरकार को पीछे हटने पे मजबूर कर सकती है। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है लालगढ़ में। लालगढ़ एक थोड़ा-सा ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। अ, इन दोनों जो मूवमेंट्स है सिंगूर और नंदीग्राम के दौरान आप देखेंगे क्या होता है, जो माओइस्ट होते हैं, जो लेफ्ट में भी सबसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो हथियार उठाते हैं, जो सत्ता परिवर्तन हथियार के इससे चाहते हैं, वो क्या होते हैं, वो समर्थन दे रहे होते हैं ममता बनर्जी को और इन रिवोल्ट्स को, अपनी लेफ्ट सरकार के खिलाफ, क्योंकि लेफ्ट सरकार अब भटक चुकी है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार हो चुकी है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आप देखेंगे कि एक तरह से माओइस्ट की भी जो सिंपैथी और सपोर्ट होती है वो ममता बनर्जी के साथ आ जाती है इस पूरे दौरान। लालगढ़ में अगेन माओइस्ट इन्फेक्टेड रीजन, ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन, वहाँ पे क्या होता है कि सरकार को पता चलता है कि कुछ लोकल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, और वहाँ पे उनको टैकल करने के लिए जब पुलिस जाती है तो कई ट्राइबल्स भी, इनोसेंट ट्राइबल्स भी मारे जाते हैं। उससे भी ममता बनर्जी उसके प्रोटेस्ट में बैठती है, उससे भी बहुत उनको एक तरह से माइलेज मिलता है। तो अब 2006 से 9-10 का पीरियड देखेंगे,
मुश्किल से 3 साल मुझे लगता है। शी बिकेम अ लीडर ऑफ अपोजिशन टू समबडी हु पीपल स्टार्टेड सीइंग एज कि ये सीएम बन सकती है हमारी, राइट? फिर कलकत्ता में मेयर के इलेक्शंस होते हैं, फिर वो जीतते हैं, फिर 2011 में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, तब तक तो ऑलमोस्ट क्लियर दिखने लगता है कि लेफ्ट डवाडोल हो चुकी है। बहुत सारे उसके कैडर, क्योंकि लेफ्ट का भी अब देखिए ना, वो लोग आइडियोलॉजिकली हमेशा क्या बोलते हैं कि मजदूरों के साथ है, हम खेती करने वालों के साथ है, गरीबों के साथ है। तो जैसे ही उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात शुरू की, मुझे लगता है अच्छी बात की, मतलब इसमें बुरा क्या, उस पे नौकरी भी मिलेगी तो मजदूरों को ही मिलेगी ना। बट एज आइडियोलॉजी उसके भी काफी सारे कैडर उसके अगेंस्ट हो गए कि नहीं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कैसे जा सकते हो, यू नो। एंड दिस इज द आयरनी एक्चुअली, मतलब जिसका घर बसाने की वो कोशिश करने लगे, उन्होंने 30 साल तक इंडस्ट्री नहीं लाई तो चलता रहा। द मोमेंट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने ही लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेसन है। मृत्युंजय सर, मतलब आपको तो मतलब काफ़ी नॉलेज है ये सब चीज़ों का। जिस भी स्टेट के बारे में बात करो, आप सब स्टेट के बारे में सब पूरा चिट्टा खोल देते हो कि कहाँ से क्या हुआ था, किसने क्या किया था। आई थिंक बदलाव ही सबसे बड़ी मतलब चीज़ है कि अगर आप नहीं लाओगे तो देश बढ़ेगा नहीं। तो इस पॉडकास्ट का एक ही चीज़ है भैया, चेंज। चेंज लाओ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट्स भी जो होते हैं, मुझे लगता है कि टाइम पीरियड के बाद बहुत कंप्लेसेंट हो जाते हैं, राइट? और खासकर एक लीडर बेस्ड जो पार्टीज होती है, उनके आइडियाज एक एक समय के बाद ओवर हो ही जाएंगे, राइट? 10-15 साल के बाद यू स्टार्ट लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स। तो अगेन, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर अ पार्टी हियर, बट डेफिनेटली देयर शुड बी ऑल्टरनेटिव्स। एक सिर्फ ऑल्टरनेटिव अगर लोगों के पास रहेगा तो कभी भी वो हेल्दी डेमोक्रेसी तो नहीं है। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट थैंक यू। एंड शेयरिंग द स्टोरीज। Thank काफ़ी इंटरेस्टिंग। प्लेजर टू बी हियर।